स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और सुबह लग रहा था कि आज शायद भारतीय बाजार थोड़े अच्छे मूड में आ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव टेरिटरी में रहे, बट फिर आपको आकर नेगेटिव मूव ही दिखा रहे हैं। थोड़ा बैंक्स में ठीक ठाक एक्शन है, प्राइवेट बैंक्स थोड़ा संभले हुए हैं, इसके वजह से बाजार का मूड ठीक है, बट अदरवाइज निफ्टी में तो आपको प्रेशर बन रहा है और ब्रॉडर मार्केट में आज ज्यादा सेल ऑफ आ रहा है। तो क्या करना है आखिरी 1.5 घंटे में, कैसे करें तैयारी? कल एक्सपायरी से पहले मंथली एक्सपायरी है, इस वित्त वर्ष की आखिरी एक्सपायरी है, आपको क्या करनी है तैयारी? आइए करते हैं इस सब पर फोकस, देख लेते हैं कि इस समय की बड़ी बातें क्या है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि दिन के निचले स्तर पर आप ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। 16,950 के भी नीचे अब आ गया है निफ्टी। वैसे देखेंगे तो गिरावट हल्की है, बट दिन की ऊंचाई से देखेंगे तो करीब 100-125 अंकों की गिरावट आपको निफ्टी में आती हुई दिखी है। बैंक्स यहां पर थोड़ा वॉलेटाइल कारोबार हो रहा है, एकदम सपाट है इस समय बैंक निफ्टी। प्राइवेट बैंक से थोड़ा सहारा मिल रहा है, बट पीएसयू बैंक्स की और मिड कैप बैंक्स की आज भारी पिटाई हुई है। इस मूड को खराब करने में योगदान अदानी ग्रुप शेयरों का भी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं इनके शेयर प्लेजिंग को लेकर, जहां पर सही डिस्क्लोजर्स नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ अपडेट्स भी ऐसे आए हैं जो कंपनी के लिए नेगेटिव माने जा रहे हैं। तो सारे अदानी ग्रुप शेयर्स प्रेशर में है इस समय। एनबीएफसीज को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी सेक्टर्स में भी आपको गिरावट आ रही है, और गिरावट कहां कहां ज्यादा है ये देखिए। इंफ्रा, ऑटो, रियल एस्टेट, मेटल्स, यहां पर आपको ज्यादा गिरावट आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही स्मॉल और मिड कैप शेयर्स, यहां पर आज ज्यादा गिरावट है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में लार्ज कैप्स में उतनी गिरावट नहीं है जितना आपको ब्रॉडर मार्केट में आती हुई दिख रही है। और इन सब के बीच अमेरिकी फ्यूचर्स ठीक है, थोड़ा दिन की ऊंचाई स्तर से फिसले हुए हैं, बट करीब 75 पॉइंट की तेजी आपको डाउ में दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ा सुस्त है इस समय, कल गिरा भी था। यूरोप के बाजार भी पॉजिटिव है, कल 1% दौड़ने के बाद यूरोप के बाजार में भी पॉजिटिव एक्शन आपको दिख रहा है। तो थोड़ा बाजार ग्लोबल ठीक है, बट हमारे बाजार पर प्रेशर बना हुआ है एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो इंटरेस्टिंग मूव आ रही है। एक बार जरा निफ्टी का इंटरडे चार्ट भी दिखा देते हैं, क्योंकि आज सुबह हमें ठीक ठाक शुरुआत दिखी, उसके बाद संकेत आ रहे थे कि शायद थोड़ा संभले नहीं। ब्रॉडर मार्केट एक्शन ठीक ठाक था, बट पहले 15 मिनट के बाद जो बाजार गिरे हैं वहां से फिर रिकवर नहीं हो पाए। 2-3 बार पॉजिटिव टेरिटरी में जरूर आए, बट कोई ऐसी सिग्निफिकेंट रिकवरी नहीं हुई। तो एक छोटे रेंज में कारोबार हुआ है, बट दबाव के साथ कारोबार हुआ है, और हर अपमूव पर आप देख रहे हैं सेलिंग आ रही है। 3 बार बाजार ने रिकवरी अटेम्प्ट करी है और तीनों बार सस्टेन नहीं कर पाया है। तो प्रेशर वाले बाजार में क्या करना है और कैसे समझ जाए आज का एक्शन, आइए जानते हैं। अनिल जी से भी करते हैं बातचीत। अनिल जी, प्राइवेट बैंक्स थोड़ा ठीक ठाक है, अदरवाइज तो बाजार में गिरावट आ रही है सर, और ऐसा कोई रीजन, अगेन कोई ट्रिगर नहीं निकल कर आया, कोई बात निकल कर नहीं आई है। जो भी हो रहा है हमारे बाजार में हमारी स्क्रीन पर ही हो रहा है। बड़ी शांति वाला माहौल है। हाँ। तूफान के पहले की शांति, और तूफान अब भी कल आएगा, शुक्रवार को आएगा या अगले हफ्ते आएगा ये पता नहीं, लेकिन आने की तैयारी में तो है दीपा, क्योंकि इतनी शांति भी ठीक नहीं है। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत एक्शन होते रहना चाहिए। कल के हाई को हमने पार नहीं किया, 17,091 का था, आज का ही 17,061, 30 पॉइंट उससे हम ऊपर रहे। कल के लो को हमने तोड़ा दी, 16,925 के आसपास का था, आज भी 16,929, कल 16,916 था मेरे ख्याल से, 16,918। सो कल की रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया है। बैंक निफ्टी कल का हाई 39,700 के आसपास का था, आज का ही 39,575 के आसपास का है। कल का लो 39,265 के आसपास का था, आज का 325 के आसपास। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एग्जैक्टली कल की रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और इस रेंज को किधर भी एक भी तरफ तोड़ने को तैयार नहीं है। ज़्यादा बायस थोड़ा सा नीचे की तरफ दिख रहा है, ये नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश निफ्टी की हो रही है, लेकिन बैंक निफ्टी उतना कमज़ोर आज हो नहीं रहा जितना निफ्टी होने की कोशिश कर रहा है फॉर अ चेंज। कल निफ्टी बेहतर था, बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा था, आज थोड़ा सा ट्रेड उसके विपरीत है। मेरा ये समझना है कि कल की एक्सपायरी के लिए बाजार तैयार होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्शन किसी एक तरफ दिख नहीं रहा है। 16,850, 16,950 ये सपोर्ट जोन है। अपने सिंपल एक ही फॉर्मूले पे चल रहे हैं। 16,800 के नीचे बंद होगा तो एक बार के लिए सारी ट्रेडिंग पोजीशन को थैंक यू कर देंगे कि भाई चलो जाने दो, गलती हो गई, गलत ट्रेड हो गया। बाजार मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, तकनीकी तौर पर नई गिरावट के लिए 16,200, 16,000 पता नहीं जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हम लॉन्ग पोजीशन में गलत हो गए। करेक्ट सर। 17,200, 250 ऊपर की रेंज है, इसको पार करके टीके बंद हुए तो फिर नई तेजी के लिए तैयार करेंगे। तो 16,800, 17,200 हमारे लिए एक तरह से दोनों तरफ का जोन है जिसमें आपको ट्रेड करना है। नीचे की तरफ तेजी का लेना है, तो ये वक्त वो है जब आपको धीमे धीमे तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। अगर 16,800 के नीचे आज बंद होता दिखेगा तो आपको निकल जाना है, नहीं तो फिर आप तेजी की पोजीशन में रह सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है,
39,050, 39,150 ये बहुत अच्छी रेंज है जहां पर मौका मिले तो तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। थोड़ी बहुत आप 39,300 के आसपास भी कर सकते हैं। ऊपर में वही है 39,600 से लेकर 39,800 की रेंज है जहां पर आपको सप्लाई आती दिखेगी। तो इस वक्त बीचों बीच में वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहिए, कुछ मत करिए। धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स बेहतर ही हो रहे हैं, अब 75 पॉइंट ऊपर है, कोई खराबी फिलहाल दिख नहीं रही है। सो आई थिंक थोड़ा सा इंतजार करने में ठीक है। ब्रॉडर मार्केट अभी भी उतना मजबूत नहीं है, सप्लाई अभी भी है। हो सकता है 1-2 दिन और आपका पेशेंस टेस्ट करे, कल तक एक्सपायरी का वक्त है, एक्सपायरी तक दबावा रह सकता है, लॉन्ग पोजीशंस फंसी हुई निकलने की कोशिश भी होंगी। फिर एक छुट्टी का दिन है, फिर शुक्रवार है, तो आई थिंक थोड़ा सा एक्शन धीमे रह सकता है। आपको व्यू 1-2 दिन के बजाय 1-2 हफ्तों का बनाना चाहिए और उस 1-2 हफ्तों के हिसाब से 16,800, 17,200, 39,000, 40,000, बस ये ध्यान में रखिए करना। ठीक है, चलिए ये है समय का पूरा एक्शन। लाल और हरे निशान के बीच झूलता हुआ आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी इस समय। एक्सपर्ट्स भी जुड़ने की तैयारी में है, हमारी टीम ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आइए जानते हैं आशीष और नुपुर के साथ आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स। गुड आफ्टरनून आशीष, बताएं कौन से हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले देखिए वेदांता इस स्टॉक पर नजर रखनी है क्योंकि बोर्ड की बैठक है जहां पर 5वें अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग यहां पर राइट्स इशू फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा और एनएचपीसी भी फंड रेजिंग कर रहा है, बोर्ड की बैठक होगी। आईएफसीआई प्रेफरेंशियल इशू करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। और साथ में अगर आप देखें तो 29 मार्च यानी बुधवार, इसमें भी देखें तो डीएनई यानी डू नॉट एक्सरसाइज का जो विकल्प अब तक मिल रहा था, दोबारा मिला था, अब वो खत्म हो गया। यानी अप्रैल एक्सपायरी से अगर आप देखें तो ये विकल्प ट्रेडर्स के पास नहीं होगा। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स में जो काफी सारे निफ्टी के इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 500 है, इसमें ढेर सारे बदलाव लागू होंगे। चुनिंदा आपके सामने रख देता हूँ। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखिए बंधन बैंक है, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा, एम्फेसिस, पेटीएम ये बाहर हो जाएंगे और इसके उसमें अगेंस्ट में एबीबी इंडिया, अदानी विल्मार, कैनरा बैंक, पेज इंडस्ट्रीज और वरुण बेवरेजेस इनकी एंट्री होगी। निफ्टी 500 में देखें तो काफ़ी सारे बदलाव है, वो भी आपकी स्क्रीन पर होंगे फिलहाल फ्लैश। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जहां पर आपको डिविडेंड के एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखें हिंदुस्तान जिंक, जहां पर भारी भरकम 26 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है, तो इसका एडजस्टमेंट आपको स्टॉक के प्राइस में नजर आएगा। साथ में मिर्जा इंटरनेशनल, यहाँ पर आरटीएस फैशन के साथ इनकी जो डीमर्जर है इसकी एग्जिट है, यानी यहाँ पर भी स्टॉक में आपको इम्पैक्ट नजर आएगा। अब बात करें सबसे अहम इवेंट गुरुवार की, यहाँ पर 30 मार्च को ट्रेडिंग हॉलीडे है, रामनवमी के उपलक्ष्य पर एडवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर बोर्ड की बैठक है जहाँ पर अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। और ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत हलचल आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि यूएस का Q4 जीडीपी आंकड़ा जो है वो आएगा। तो बहुत सारा एक्शन होने वाला है। हमारे लिए अच्छी बात यही है थर्सडे को छुट्टी है, अगर ऐसा ही बाजार रहा तो एटलीस्ट एक दिन का ब्रेक तो मिलेगा ही एक्शन से। उसके पहले कल काम करना है, एक्सपायरी है, एक्सपायरी निकालनी है पहले, भी तो टाइम बहुत है, कैरिड अवे नहीं होना है। चलिए क्या है, फिर ज्यादा छुट्टी करने में अभी से मन ऐसा होने लगेगा कि छोड़ो क्या काम करें। बाजार तो वही कर रहा है सर, बाजार तो वैसे ही मूड में आ चुका है। क्या है कि छुट्टी का माहौल कल से ही बनाएंगे, अभी नहीं। ठीक है, चलेगा। आइए फिर खबरें जान लेते हैं, अगर काम करना ही है तो। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ऑर्डर विन के साथ शुरुआत करते हैं। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर, जहाँ पे कंपनी को करीबन 185 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। टोटल ऑर्डर बुक देखेंगे तो वो अब बढ़कर 1555 करोड़ के आसपास हो चुकी है। जाइडस लाइफ साइंसेज, जहाँ पे कंपनी के 2 नए प्रोडक्ट्स को, 2 नए इंजेक्शन को यूएस एफडीए की तरफ से अप्रूवल मिला है। और डॉक्सिप्रिन एसीआई कैप्सूल की बिक्री की बात करें तो एनुअल सेल्स इसकी करीबन 238 करोड़ के आसपास होती है अमेरिका में। तो ये स्टॉक पे आज फोकस में जाइडस लाइफ साइंसेज। स्टरलाइट टेक, जहाँ पे टेलीकॉम प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर कारोबार को कंपनी बेचने वाली है, 123 करोड़ के आसपास का ये ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो स्टरलाइट टेक भी आज फोकस में। एम्बेसीज ऑफिस रीड की बात करें तो यहाँ पे बेंगलुरु एम्बेसी बिजनेस का जो हब है उसे 335 करोड़ में खरीदा जाएगा, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। जीआर इंफ्रा, जहाँ पे 2 इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। बेलगावी सिटी बाईपास की बात करें तो यहाँ पे 890 करोड़ के प्रोजेक्ट में सबसे कम बोली लगाई थी कंपनी ने, और कर्नाटका में 716 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने कम बोली लगाई है, तो जीआर इंफ्रा भी आज फोकस में। ब्लॉक डील से 2 स्टॉक्स आज फोकस में। कल्याण ज्वेलर्स, जहाँ पे करीबन 2.7% इक्विटी का सौदा हुआ है, सुबह से स्टॉक पे प्रेशर भी है, 9% डाउन है। और आईटीसी, जहाँ पे 10 लाख शेयर के आज सौदे हुए सुबह से, तो दोनों ही स्टॉक आज फोकस में। ओके, तो ये हैं ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर आज खबरों के दम पर पूरा का पूरा एक्शन है। आईएसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है। आइए दर्शन कर लीजिए कुणाल जी के, जो सुबह नहीं हो पाए।
बड़ी ग्रीन कमीज पहन के आए, जैसे कि मार्केट 200 पॉइंट बढ़ा के छोड़ेंगे। हाँ, माहौल तो ऐसे बनाने आए हैं, देखते कुणाल जी क्या कर पाते हैं। ओके कुणाल जी, क्या इरादा क्या है, कितना मतलब वो कहते हैं ना बैट्समैन जब उतरता है ओपनिंग करने जाता है तो आज तो सेंचुरी मार के आऊंगा, झंडा ही गाड़ के आऊंगा, आप क्या सोच के आए आज? अनिल जी देखिए, मैं सोच के नहीं अनिल जी, जब बाजार आज कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं अनिल जी दूर था बाजार से, लेकिन लगातार अनिल जी ट्रैक रखे हुए था, मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल रुका हुआ ही है। तो मैंने कहा देखिए अनिल जी टाइमिंग क्या खूब हुई मेरी, ऐसे दिन मैंने आधे दिन का ब्रेक लिया जिस दिन बाजार में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, इसके जिम्मेदार आप ही हैं, आप नहीं थे इसलिए कुछ नहीं हुआ, अब आप आए तो बहुत कुछ होगा। आइए इसी की करते हैं शुरुआत, पहला बिगुल अपनी क्लोजिंग शो का हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी, क्या बेचेंगे आप, बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू जी। अनिल जी, बिकवाली करनी है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में। यहाँ पर एक काफी अच्छी सपोर्ट, मैं कहूंगा कि जिस सपोर्ट को ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा था वो टूटती हुई नजर आ रही है, और एक राउंडिंग टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व में यहाँ से लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 2223 2224 रुपए के करंट लेवल्स हैं फ्यूचर के, यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस लगाना है 1236 रुपए का, माफ कीजिएगा, करंट लेवल 1223 1224 के हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1236 का। और मुझे लगता है कि 1200 और 1180 रुपए तक के टारगेट्स बजाज फिनसर्व में आज या कल तक देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। 1200 और 1180 के टारगेट के लिए बिकवाली करिए बजाज फिनसर्व। तो एक दिग्गज के साथ कर रहे हैं हिमांशु जी शुरुआत, और वो है आपके लिए बजाज फिनसर्व। वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी कुछ कॉल्स और स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, बट एसेंशली प्रेशर तो बाजार में आज चौतरफा दिख ही रहा है। टाटा मोटर्स भी 1.5% नीचे है, हालांकि सुबह इनके लिए खबर तो पॉजिटिव आई थी, बट दबाव टाटा मोटर्स में। एक बार मेहुल जी से भी टाटा मोटर्स की चार्ट पर राय ली जाए। जरा देखें सर, 405 पर 1.5% नीचे टाटा मोटर्स, अब अगले लेवल्स क्या है, क्या 400 का भी तोड़ने का खतरा दिख रहा है आपको? दीपांशु जी देखिए, टाटा मोटर्स की बात करो तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 400 का एक सपोर्ट इनिशियली हो सकता है, बिकॉज 400 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वहां पर थोड़ा बहुत पुट राइटिंग भी हो रखा है, तो 400 एक सपोर्ट रहेगा। अगर 400 ब्रेक करता है तो थोड़ा सा कंसर्न वाला बात हो जाएगा, 380 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल पाएंगे। तो यहाँ पर 400 के लिए वेट एंड वॉच कीजिए, 400 के नीचे फ्रेश बिकवाली की जा सकती है, फिलहाल के लिए तो वेट एंड वॉच है काउंटर। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स, जहां पर आपको प्रेशर दिख रहा है। देखते हैं 400 का लेवल होल्ड करता है कि नहीं। इस बीच 950 के नीचे थोड़ा और फिसलते हुए दिख रहा है निफ्टी, फ्रेश सेलिंग आ रही है बाजार में इस समय। वागले साहब भी हैं तैयार, और लेते हैं वागले साहब की कॉल, वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। इंडस टावर बेचना है, 145 का एक सपोर्ट इसने अभी अभी तोड़ा है। मुझे लगता है ये 2 रुपए की रिस्क लेके ऑन द डाउन साइड आपको 8 से 10 रुपया मिल सकता है। मेरा 1 से 2 दिनों का 135 135 का टारगेट है, मेरा स्टॉप लॉस होगा 147 का। इंडस टावर्स, लंबे समय बाद इस पर कोई कॉल आया है, भूल ही चुके हैं बाजार इस काउंटर को, वैसे तो दबाव में दिख ही रहा है। और वोडाफोन पर रखिए नजर, इस पर भी आज बड़ी बिकवाली आई है, काफी ज्यादा प्रेशर में वोडाफोन भी आ रहा है। इनफैक्ट साथ साथ चलने गिरने वाले लोग, हाँ दोनों साथ में चलते, इसलिए वोडाफोन पर नजर आ गई कि एक बार इंडस टावर पर जो वागले साहब की मेंशन आ गया, 6 का लेवल तोड़ दिया अनिल जी। आई थिंक ये 20 महीने के निचले स्तर पर है वोडाफोन इस समय, लंबे समय बाद 6 का स्तर तोड़ा है। वैसे नोटिस होता नहीं है क्योंकि 10-12 की रेंज में ये रहता है, 8 रुपए काफी समय से ट्रेड कर रहा था रिसेंटली, अब 6 के नीचे आ गया वोडाफोन, तो परेशानी इस पर बनी हुई है। टेलीकॉम कंपनीज के लिए कुछ खबर भी है, इसको थोड़ी देर में आपके लिए हाईलाइट भी हम करेंगे, बट नजर रखिए यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। एक दो और काउंटर्स जहां पर आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, टेक महिंद्रा आईटी स्टॉक से ये काफी नीचे है, इस पर एक बार राय ली जाए। 2.5% का कट टेक महिंद्रा पर आपको इस समय दिख रहा है। कुणाल जी गुड आफ्टरनून सर, टेक महिंद्रा जरा नजर डालें इस पे। जो टेक महिंद्रा का चार्ट देखें तो हम इसमें डेफिनेटली एक गिरावट आते हुए देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि 1060 तक कोई सपोर्ट नहीं है, तो और यहां से 10-12 रुपए की गिरावट मुमकिन है। 1060 का भी लेवल अगर स्टॉक तोड़ता है तो फिर आपको 1000 के भी लेवल्स इसमें दोबारा लौटते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो चार्ट थोड़ा कमजोर हुआ है आज के ब्रेकडाउन के बाद, नई बिकवाली अब 1060 के नीचे की जानी चाहिए। ओके, 1060 के नीचे नया बेचे अभी नहीं,
ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है। आइए इस बीच ऑप्शन की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी देने के लिए तैयार है मेहुल कोठारी बिगुल। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। मेहुल जी बताएं सर। अनिल जी, डेल्टा को मैं देख रहा था काफी समय से, तकरीबन 3 या 4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा था। एक रेंज थी 180 और ऊपर में 200 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। आज उसमें क्लियर कट ब्रेकडाउन आया, 180 के नीचे सस्टेन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यही महीने का, यानी कि कल की जो एक्सपायरी का 175 का पुट ऑप्शन है डेल्टा का में, वो लिया जा सकता है। 80 पैसे का भाव है यहाँ पर, 25 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पर इसका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट मेरा रहेगा 2.5 रुपए का और दूसरा टारगेट रहेगा 4 रुपए का। तो इसमें 4 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं डेल्टा कॉप में। ओके, डेल्टा कॉप ये बिकवाली करने के लिए आए, लेकिन पुट ऑप्शन के जरिए, और वो भी कल ही की एक्सपायरी वाला है। हीरो या जीरो टाइप का ट्रेड मान ले और क्या, 75 पैसे में लेना है, 25 पैसे का स्टॉप लॉस, 2.5 से 4 रुपए अगर गया तो जोर से जाएगा और ये ऑप्शन आपको कमाई करके दे देगा। 75-80 पैसे के आसपास इस पुट ऑप्शन में करें आप खरीदारी, ये राय आती हुई आपके लिए। ओके, डेल्टा कॉप इस पर मूव आ रही है। हालांकि आज चुनिंदा काउंटर्स हैं जो टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी स्पेस से हैं, जो उतने खराब नहीं दिख रहे हैं। 1-2 काउंटर्स पर हम थोड़ी देर में फोकस भी करेंगे, बट डेल्टा कॉप रिसेंटली काफी भारी गिरावट इस काउंटर में हमें दिखी भी है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन डेल्टा कॉप पर। गिरते गिरते 250 आ गया, पता ही नहीं चला कब ऐसा हुआ, अब पता चल रहा है। आई थिंक जब वो 190 के नीचे आया ना, वहां से थोड़ा फिर ज्यादा आया। चलिए अब आइए बिगुल एक और हिमांशु जी के लिए फुल फॉर्म में आ रहे हैं। क्या बात है हिमांशु जी, गजब, बहुत ही बढ़िया। बिगुल जी, हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी पता नहीं कब ऊपर से ठमठम शुरू हो जाए, तो उससे पहले मौके का फायदा उठाना। बिल्कुल। अभी तो मतलब वो आवाज आने से थोड़ा क्या है कि हिमांशु जी में प्रेशर बना हुआ है, जल्दी जल्दी कॉल देने का। जैसे इंटीरियर खत्म हो जाएगा हिमांशु जी आराम करने लगेंगे बाद में। बोले अब क्या प्रेशर है, आराम से। जी सर बताएं। अनिल जी, अदानी ग्रुप से रिलेटेड एक स्टॉक जिसने कि जब ये न्यूज आई थी उन लेवल्स के बाद जो इस पूरे F&O के स्टॉक्स ने लो बनाया था, वो लो भी आज तोड़ा है। वो स्टॉक है ACC। और मुझे लगता है अनिल जी, ACC का इस ये जो ब्रेकडाउन आज देखने को मिला है 1670-1650 के नीचे, यहाँ पर फ्रेश जो लॉन्ग्स थे वो ट्रैप होते हुए नजर आए हैं, जिन्होंने इसके नीचे अपने स्टॉप लॉसेस रखे थे। आज उन सबके जो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर फ्रेश सेलिंग पोजिशनली बनते हुए नजर आ सकती है ACC में, और एक बड़ी गिरावट 5 से 7% की ACC में आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। ACC के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे, करंट लेवल 1600 रुपए के आसपास के हैं। 1600 से 1610 तक कोई भी उछाल मिले वहां पर पोजीशन को ऐड करने की सलाह रहेगी। 1630 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और डाउन साइड में 1550 रुपए का पहला टारगेट और 1490 रुपए का दूसरा टारगेट ACC के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, ACC ये है स्टॉक, फ्रेश बिकवाली यहाँ पर आती हुई दिख रही है। 99 रुपीज नीचे, 100 रुपए नीचे। अदानी ग्रुप के सारे शेयरों में आज तेज बिकवाली का माहौल है। एक्चुअली आज अगर बाजार खराब है तो उसके पीछे काफी कुछ कंट्रीब्यूशन, सेंटिमेंट खराब करने के लिए आज से अदानी ग्रुप के शेयरों का भी आप मान कर चल सकते हैं। 1630 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको बेचना है, और टारगेट जो बनेंगे 1550 और 1490 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। आइए बिल्कुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है ग्रेन्यूल्स इंडिया में। इसके अंदर देखें तो टेक्निकली एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफी समय से साइडवेज था, आज एक नीट क्लियर ब्रेकडाउन है। नेगेटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, चार्ट कमजोर है। 2 महीनों का कंसोलिडेशन इस स्टॉक में हुआ। जनवरी के बाद से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, और आज के ट्रेड में हमने देखा है कि ये 280 रुपए का जो मेजर सपोर्ट है, इसको वायलेट करके स्टॉक अब नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट पर। शॉर्ट करने की हमारी राय है 279 का स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 266 रुपए का 266 का, और इवेंचुअल टारगेट 260 रुपए का 260 का। बिकवाली की राय है ग्रेन्यूल्स में। ओके, ये आपके लिए ग्रैन्यूल्स। चलिए, फार्मा भी अब सेलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। 2-3 दिनों से होल्ड आउट जो स्पेस कर रहा था, और बड़ा ब्रेकडाउन आया। आई थिंक थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड मूव भी इस काउंटर पर आपको दिख रहा है। आइए, चोपड़ा साहब भी हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं, और चोपड़ा साहब की भी एक बार बाजार पर राय ली जाए। चोपड़ा साहब, गुड आफ्टरनून सर। ग्लोबल संकेत
खराब हो तो हम ज़्यादा खराब होते हैं, अच्छे हो तो भी हम खराब होते हैं। 2-3 दिनों से स्टेबल हो गए अमेरिका, बैंकिंग शेयर्स भी वहाँ पर संभले हुए हैं। कल तो बड़ी रैली भी आई थी। हमारे बाजारों में ये फ्रेश सेलिंग का प्रेशर कहाँ से आ रहा है सर? नमस्कार दीप, नमस्कार अनिल जी। मुझे लगता है कि अभी भी जो डर के काले बादल हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो भारत में हो। आज भी हमने देखा अदानी समूह के शेयर्स गिरे हुए हैं, और जब भी किसी बड़े समूह में कुछ प्रॉब्लम होती है, कंट्रोवर्सी होती है, तो रिलेटेड बैंकिंग शेयर्स भी गिरते हैं। और अगर यूएस में हम देख रहे हैं थोड़ी सी रिकवरी आई है, इसका मतलब ये नहीं है। वहाँ पे सिर्फ मुझे लग रहा है कि वो लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एक बैंक को दूसरा बैंक खरीद रहा है, कहीं से कवर अप हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं इतनी हाई इन्फ्लेशन पे। और अभी भी फेड ने 25 पैसे का जो रेट बढ़ाया, उसके बाद प्रेशर और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्सेंचुएट हुआ बढ़ा है। तो अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। बाज़ार डेफिनेटली ओवरसोल्ड है, कभी भी घूम सकते हैं। एक रिलीफ रैली या शॉर्ट कवरिंग कभी भी हम देख सकते हैं, इसकी संभावना है। मगर जिस तरीके से रोज़ाना कोई ना कोई स्टॉक टूट रहा है, कहीं ना कहीं बेमतलब की सेलिंग आती है, और अच्छे काउंटर्स में, और कई बार तो निफ्टी 50 जैसी कंपनीज में भी हम सेलिंग देख रहे हैं। तो अभी भी बाज़ार बहुत कंफ्यूज्ड हैं। ऊपर से जो टैक्सेशन का जो मसला आया, जो अभी डेट फंड्स के ऊपर, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा छेड़खानी करी जा रही है कैपिटल मार्केट्स के साथ। इतना ये ठीक नहीं है। और जिस तरह से आप टैक्सेशन बढ़ाए जा रहे हैं और जो ट्रेडिंग का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो रुझान है जो इतने कोविड के बाद 2 सालों में जो पैदा हुआ बाजार में, या जो नए निवेशक जुड़े, मेरे अंदाजे से 6-7 करोड़ नए निवेशक जुड़े हैं, और इन सब में से बहुत सारों ने तो लॉस कर लिया, और मेरे ख्याल से काफियों ने खाता बंद करा लिया। मगर जो और नए निवेशक जुड़ सकते थे वो कहीं ना कहीं अब डर के साइडलाइंस पे बैठ जाएंगे, क्योंकि आप बाजारों को अट्रैक्टिव नहीं बना रहे हैं, आप उनको कहीं ना कहीं प्रेशर में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका एक मिला जुला स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट्स आर नॉट हैप्पी, बिल्कुल भी कहीं पे विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। जब भी मार्केट्स को विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, क्या ग्रोथ पाथ रहेगा, इन्फ्लेशन किस तरीके से पैन आउट करता है, क्योंकि अभी भी चीज़ें महंगी हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से क्रूड नीचे आया है, अभी तक गवर्नमेंट ने वो बेनिफिट पास ऑन नहीं किया डाउन द लाइन पेट्रोल और डीजल में, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और महंगाई अभी भी मुझे लगता है काफ़ी हार्डन्ड है। और तो जब तक महंगाई दर नीचे नहीं आएगी, जब तक इंटरेस्ट रेट्स नीचे नहीं आएंगे, जब तक एक पॉजिटिव कमेंट्री नहीं दिखेगी कॉर्पोरेट्स से, जब तक इनपुट कॉस्ट नीचे नहीं आएगी, तो ये प्रेशर बना रहेगा। और एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, ये भी एक कारण है कि रोजाना हम देखते हैं चाहे छोटी बड़ी सेलिंग हो, एफआईआईज रोज बेच रहे हैं। तो अभी भी चिंताएं हैं मार्केट्स में, और इन चिंताओं के चलते हुए मुझे लगता है कि मार्केट्स, मुझे लगता है कई बार नो मैंस लैंड में खड़े हो जाते हैं, कई बार बहुत छोटी मोटी गिरावट के साथ बंद हो जाते हैं, या बहुत छोटा मोटा पॉजिटिव में बंद हो जाते हैं। तो एक शॉर्ट कवरिंग में एक्सपेक्ट जरूर कर रहा हूँ, मगर प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, ये आपके लिए चोपड़ा साहब का पूरा बाजार पर विश्लेषण। इस समय थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है, 16,900 होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट इस समय दिन के निचले स्तर पर है बाजार, बिल्कुल दबाव में है बाजार। और आइए बढ़ते आगे, इस वक्त हम एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस। मार्केट रेगुलेटर सेबी की बोर्ड बैठक है कल, यानी कि 29 मार्च को। इस बोर्ड बैठक में किन किन मुद्दों पर होगी चर्चा, बताने के लिए तैयार है हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, मीटिंग छोटी वाली है या लंबी वाली? नहीं, आजकल मीटिंग लंबी हो रही है। लंबी हो रही है आजकल, काफी सारी चीजें, और एजेंडा में काफी कुछ है, और साथ ही जो है मार्च एंडिंग है, तो हमारा जैसे क्यारे होता है वैसा ही वहाँ भी क्यारे है। अच्छा, वहाँ भी होता है? तो वो फुलफिल करना है, इसलिए काफी लंबी। वंडरफुल, बताइए क्या क्या करवाएंगे आप? सबसे अगर इन्वेस्टर्स के लिहाज से देखें तो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसे डिस्क्लोजर के नियम में मटेरियलिटी डिफाइन होगी। अभी तक ये हो रहा था कि कंपनियां अपने हिसाब से तय कर लेती थी कि ये मटेरियल है और ये मटेरियल नहीं है। करेक्ट। 2 पार्ट होते थे, उसमें से एक पार्ट में छूट थी कि आप तय कर सकते हो कि क्या मटेरियल है नहीं है। कंपनियां इसका बहुत बड़े पैमाने पर मिसयूज कर रही थी, और बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी, जो अहम जानकारियां हैं, वो भी ये कह देती थी कि कंपनी के लिए मटेरियल नहीं है। तो अब मटेरियलिटी में जो हिस्सा नहीं डिफाइन था वो काफ़ी कुछ डिफाइन होगा और उसका डिस्क्लोजर आएगा। तो ये एक बड़ी बात होगी, मतलब निवेशकों के लिहाज से। साथ ही जैसे जो रिपोर्टिंग का टाइम है उसको 24 घंटे से, कोई घटना घटी ऐसी जो मटेरियल है तो उसकी रिपोर्टिंग का टाइम 24 घंटे से घटाकर 12 घंटा की करने की बात हो रही है।
टॉप 250 जो कंपनियां थी उनके खिलाफ, उनके बारे में अगर मीडिया में कोई खबर आई है तो उस पर उनको क्लेरिफिकेशन देना ही होगा। साथ ही बोर्ड मीटिंग के 30 मिनट के भीतर जो भी फैसले हुए हैं उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से कोई कम्युनिकेशन है जो एडवर्स हो सकता है तो उसकी भी जानकारी पूरी डिटेल के साथ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये बात हुआ, एक बात हुई है डिस्क्लोजर नियमों में बहुत बड़ा बदलाव है। इस पर बहुत विरोध भी जो कॉर्पोरेट इंडिया उसकी तरफ से बहुत सारे मुद्दों को लेकर गया है। तो देखना होगा कि आखिर इसमें कौन सा हिस्सा आ पाता है और कौन सा हिस्सा विरोध की वजह से शायद रुक जाए। दूसरी बात, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए के हितों को एम्पावर करने के लिए बहुत कुछ इसमें होने वाला एक बदलाव, और उसमें यह है कि जो बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं, अगर वो बाइंडिंग एग्रीमेंट प्रमोटर पे या कंपनी के लिए नुकसानदेह हैं तो वहाँ, या उनके हितों को प्रभावित करने वाले हैं, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का परमिशन का वोटिंग होना ज़रूरी है। उनकी वोटिंग के बिना बाइंडिंग एग्रीमेंट बेअसर होगा, यानी काम ही नहीं करेगा। हर 5 साल बाद शेयर होल्डर, अगर कोई एग्जिस्टिंग है तो भी 5 साल के भीतर, यानी जब से एग्रीमेंट हुआ है तब से लेकर 5 साल जब पूरे होंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का उस पर परमिशन लेना ज़रूरी होगा। साथ ही बोर्ड में जो परमानेंट सीट, बहुत सारी कंपनियों में प्रावधान होते थे कि परमानेंट सीट होती थी हमेशा, वो व्यवस्था भी खत्म करने की तैयारी है सेबी की। म्यूचुअल फंड से जुड़े 2 बड़े बदलाव हैं, 2 बड़े बदलावों पर फैसला हो सकता है। एक तो ये है कि म्यूचुअल फंड के जो ट्रस्टीज़ हैं उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारी दोनों ही बढ़ाने की बात हो रही है। अब ये ट्रस्टीज़ को अधिकार दिया जाएगा कि अगर उन्हें लगता है कि एएमसी यानी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनकी, वो अगर सही जानकारी नहीं दे रही है या पर्याप्त जानकारी नहीं दे रही है या और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है उन्हें, तो वो थर्ड पार्टी प्रोफेशनल एजेंसी को हायर कर सकते हैं और अपना काम ठीक से कर सकते हैं। साथ ही उनके लिए कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय कर दी जाएंगी, और उन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो अहम बात होगी वो ये होगी कि जो इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी ऐसी तो नहीं हो रही है जो इन्वेस्टर्स के खिलाफ जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करना मेन जिम्मेदारी होगी। साथ ही इनका जो स्ट्रक्चर है, एक ट्रस्टी स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का स्ट्रक्चर है, एक ट्रस्टी कंपनी का स्ट्रक्चर है। ये बात भी, इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि जो कंपनियां हैं उनको एक समय दिया जाए 1 साल या 2 साल का, कि वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी स्ट्रक्चर से कंपनी स्ट्रक्चर में मूव कर जाएं, ताकि जो निरंतरता रहे, अगर चेंज होता है मैनेजमेंट तो वो बना रहे। साथ ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें और भी है कि म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सारी म्यूचुअल फंड अपनी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म रहे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो इन्फॉर्मेशन बीएसई पर डालती हैं या एनएसई पर डालती हैं, दोनों पर डालती हैं। इसी तरह का एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए लाया जाए। साथ ही यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी बनाई जाए, यानी अगर किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कोई शिकायत है तो वो शिकायत उस कमेटी तक पहुंचे। तो ये बात हुई। ये क्यों हुई अभी तक? म्यूचुअल फंड के जो म्यूचुअल फंड में जो प्राइवेट इक्विटी फंड आना चाहते हैं, इसको लेकर बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही थी, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो अब इसमें ये बात हुई कि एक क्राइटेरिया तय किया जा सकता है जिसमें 5 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, 5,000 करोड़ के फंड का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। साथ ही स्पॉन्सर प्राइवेट इक्विटी फंड और म्यूचुअल फंड स्कीम के बीच में कोई भी ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन ना होने की शर्त लाई जा सकती है, और 150 करोड़ रुपए के पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ की कंडीशन भी ला सकती है, जिस पर 5 साल का लॉक इन होगा। तो ये बात हुई म्यूचुअल फंड की। 2 बातें और हैं। इंडेक्स प्रोवाइडर रेगुलेशन। वरुण, एक गिलास पानी तो ब्रजेश के लिए। मेरा पॉइंट ये है ब्रजेश कि अगर एजेंडा इतना बड़ा है, ये क्या हफ्ते भर की मीटिंग है? नहीं, मीटिंग तो एक ही दिन की है। एक ही दिन की है, घंटों की। मुझे लगता है एमपीसी की तरह सेबी को भी 3 दिन की मीटिंग तो कम से कम होनी चाहिए। इतना एजेंडा लेके बैठे हैं। मतलब ये सब वही एक दिन में हो पाएगा? क्योंकि कंसल्टेशन पेपर आ जाता है और कम से कम नॉर्मली 20-21 दिन का टाइम होता है कंसल्टेशन पेपर पर, तो जो भी लोगों के थॉट्स होते हैं वो पहले से आ जाते हैं, तो वो इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद आगे की चर्चा होती है। तो मैं वापस लौटता हूँ। इंडेक्स प्रोवाइडर रेगुलेशन, जिसकी चर्चा हमने काफ़ी समय तक की थी कि ये लाने की बात हो रही है, और इंटरेस्टिंग बात है कि 2017 में एक कंसल्टेशन पेपर आया, 2020 में आया और फिर 2022 में आया, और इतने कंसल्टेशन पेपर आने के बाद अब जाकर ये बात हो रही है कि मामला शायद बोर्ड तक जाएगा और वहाँ इंडेक्स प्रोवाइडर कंपनियां जो हैं उनके लिए रेगुलेशन को फाइनली अप्रूवल मिल जाए। 25 करोड़ की नेटवर्थ की कंडीशन जो है रखी जाएगी, और
ये पब्लिकली बताना होगा कि उनका जो क्राइटेरिया है वो किस आधार पर किसी कंपनी को इंडेक्स में लेते हैं और किस आधार पर इंडेक्स से बाहर करते हैं। हाल के दिनों में हमने देखा कि काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इसको लेकर के और बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे। तो अब ये उम्मीद की जा रही कि ये जो इस पर आखिरकार कोई एक नियम आ जाएगा। एक और मुद्दा जो है वो इंडेक्स प्रोवाइडर इशू की हार्ड अंडरराइटिंग को लेकर है। हमने देखा था कि इशू जो है काफ़ी बड़ा ग्रुप का इशू था जो बीच में फंस गया था क्योंकि सफिशिएंट सब्सक्रिप्शन नहीं मिले थे। तो ये तो खैर बाद की बात हुई, लेकिन इसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस हुआ उसके बाद से एक तरह से सॉफ्ट अंडरराइटिंग हो गई है, ना कि हार्ड अंडरराइटिंग। यहाँ पर केवल जो पेमेंट डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट होता है वही कवर होता है, ना कि सब्सक्रिप्शन शॉर्टफॉल कवर होता था। तो ये जो इंटेंशन है कि इसको जो सब्सक्रिप्शन शॉर्टफॉल है इसको भी एक तरह से इसके दायरे में लाया जाए। बाकी यूपीआई एसबाक पर जो चर्चा हो रही थी उसको भी शायद अंतिम मंजूरी मिल जाए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे मुद्दे जिन पर बड़ी चर्चा होने वाली है। और जैसा कि कहा है ब्रजेश ने कि 31 मार्च के समय सब KRA पूरे करने होते हैं और ब्रजेश ने भी अपना KRA पूरा करने की पूरी कोशिश की है कि मैं ढेर सारी खबरें लेके आता हूँ जो साल के अंत में एक साथ लेके आए। जस्टिस कर दिया सर। हाँ। क्या KRA का पार्ट मान लिया? अच्छा, KRA में क्या करना चाहिए? इसे एक खबर माने या ढेर सारी? अब वैसे तो एक ही खबर मानी जाएगी, लिंक तो एक ही माना जाएगा। देख लीजिए ब्रजेश, देख लीजिए, ऐसे अच्छे बॉस मिलते नहीं आसानी से। नहीं, लेकिन चलिए, पूरा विस्तृत एजेंडा आपके सामने आया है सेबी की इस बोर्ड बैठक का, जब एक्शन होने वाला है। इसका मतलब ये कि कल मीटिंग होगी और जब शुक्रवार को सुबह सुबह हम लौटेंगे तो ढेर सारी बातें होंगी आपके साथ चर्चा करने के लिए। इसको आप एक्शन लिंक्ड कर दीजिए सर, किस क्वेस्ट पर सेबी का एक्शन आ जाएगा वो मान लीजिए। एब्सोल्युटली, और वो हेडलाइंस बनेंगी और चर्चा का विषय भी बनेगी। तो बहुत कुछ एक्शन होने की तैयारी में फ्राइडे के दिन सुबह सुबह आपके सामने होगा ये सारा एक्शन। आइए अब मुलाकात की जाए सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी ब्रजेश, सॉरी सेठी साहब, पिछले 10-15 मिनट से ब्रजेश से बात करें तो माफी, आदत पड़ गई ब्रजेश की सुनने की। आप भी कुछ सुनाएंगे सर? बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु, अनिल जी, 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। बताएं सर। पहला अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है वेसुवियस इंडिया, जो अभी स्टॉक चल रहा है 1596, 1596 के लेवल्स पे। पहले टारगेट स्टॉप लॉस देता हूँ। टारगेट रहेगा इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 1640 का, स्टॉप लॉस रखना 1570 रुपए का। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, एक MNC कंपनी है, यूके बेस्ड वेसुवियस ग्रुप इसमें अराउंड 55% स्टेक ओन करता है। कंपनी बनाती है रेफ्रेक्टरी गुड्स, एक ग्लोबल लीडर है इस सेगमेंट में, और ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं फाउंड्रीज, फिर आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, ग्लास और सोलर इंडस्ट्रीज में। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। दिसंबर तिमाही बहुत ही दमदार थी, 27 करोड़ का पैट था इस दिसंबर में, जो पिछले साल 13 करोड़ का पैट था। एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छे बाकी रिटर्न रेशियोज है। और अनिल जी, इसमें FIIs DIs भी अराउंड 24% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें HDFC है, निपॉन है, एक्सिस है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने इसके हाईज थे 1860 रुपए के आसपास के, वहां से करेक्ट रहा है, अराउंड 1595-99 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, और शॉर्ट टर्म टारगेट है 1640 का, 1570 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 1570 के स्टॉप लॉस के साथ 1640 वेसुवियस इंडस्ट्रीज, ये है वो स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, दूसरा शेयर भी बताएं सर। और अनिल जी, आज का दूसरा स्टॉक एक NBFC स्टॉक है, मेरा पसंदीदा पूनावाला फिनकॉर्प, जो अभी 281 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है इसका 295, स्टॉप लॉस 270। ये भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की NBFC है, विद इन द NBFC स्पेस वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी वाली कंपनी है। कंपनी का मेन फोकस रिटेल पे फोकस है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग है, प्री ओन्ड कार्स, फिर बिजनेस लोन्स देती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज वगैरह, फिर इवन प्रोफेशनल्स को भी लोन देती है। और इसका जो मैनेजमेंट चेंज होने के बाद, मतलब पहले ये मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जानी जाती थी, उसके बाद जब आदित्य पूनावाला जी ने इसको टेक ओवर किया, उसके बाद से फंडामेंटल्स में बहुत ही जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। जो इनके ग्रोस NPAs है वो 5-6% हुआ करते थे, वहां से घट के 1.52% थे लास्ट क्वार्टर। फिर नेट NPAs हैव कम डाउन फ्रॉम 4% टू 0.83%। एक जबरदस्त पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस है, 110 ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया, और बाकी डिजिटल फोकस है कंपनी का, अच्छे तिमाही नतीजे रहते हैं।
अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। और केयर ने भी इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया, जिसके कारण इनके जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो और कम हो जाएंगे। FIs DIs भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें निपॉन है, अमानसा होल्डिंग्स है, बैंक मस्केट है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक थोड़ा करेक्ट हुआ है हाल ही के दिनों में। मुझे लगता है यहाँ से अच्छा करना चाहिए। 295 के शॉर्ट टर्म टारगेट है और 270 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, ये है आपके लिए पूना वाला फिनकॉप। थोड़े समय बाद इस पर वापस रिकमेंडेशन आना शुरू हो गई हैं और वेसुवियस 1640 का टारगेट उस पर लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए एक ट्रेडिंग कॉल वागले साहब की तरफ से है तैयार, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बजाज फाइनेंस बेचना है। बजाज फिनसर्व की बात हुई है, शायद हिमांशु जी ने कवर किया है। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस ने अभी 5600 का एक मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक किया है। अभी 5560 6058 के आसपास है। मुझे लगता है ये यहाँ से 200 रुपये नीचे जा सकता है। आपको एक 50-60 रुपये का रिस्क होगा। 5610 का स्टॉप लॉस। ऑन द डाउन साइड 5350 तक के टारगेट्स और टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन। ओके, तो बजाज फिनसर्व के बाद अब बजाज फाइनेंस भी सेल रेडार पर आपके लिए आ रहा है। इस पर आपको रखनी है नजर। 5350 5350 के टारगेट के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। थोड़ा डाउ फ्यूचर्स ने भी मोमेंटम गिव अप किया है सर। 50 पॉइंट ही ऊपर हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की नरमी दिखा रहे हैं, तो थोड़ा वॉलेटाइल हुए हैं डाउ फ्यूचर्स, बट वैसे कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है। यूरोप के बाजार कल 1% ऊपर थे, अभी भी अगर आप देखें 0.5% ऊपर ही आपको दिख रहे हैं सर। एशिया भी ठीक ठाक था, इनफैक्ट हांगकांग तो 1.25% ऊपर ही बंद हुआ। हमारे बाजार में ही ज्यादा प्रेशर है, थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्या रहे सर? राजदीप भाई ये रेंज में फंसे हुए हैं। आज रेंज के थोड़े निचले सिरे की तरफ हैं और डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में हल्के फुल्के। तो ज़्यादा कुछ है नहीं है, मतलब बहुत मेरा अपना वही फॉर्मूला है। 16,825 16,925 खरीदारी की रेंज है। 16,800 के नीचे बंद होगा तो एग्जिट कर लेंगे लॉन्ग पोजीशन से, अदरवाइज ये रेंज खरीदारी करने की है। ऊपर की तरफ वही 17,050 17,150 की रेंज में आएगा तो वहाँ प्रॉफिट बुक किया जाएगा। अब आएगा आज, लगता तो नहीं है। बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ 39,050 39,150 खरीदारी की रेंज है और ऊपर में वही 39,600 से 39,800 की रेंज है प्रॉफिट बुकिंग की। बीच में 500 के आसपास ट्रेड करा तो कुछ करने जैसा है नहीं। डेटा बता दूं आपको, 17,000 इसके नीचे ट्रेड करना और आखिरी 1 घंटे में 1.5 घंटे में अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि आज फिर से आप 17,000 के नीचे बंद होने की तैयारी करते हुए दिखेंगे लगातार 30 से दिन। 17,000 के पुट पर 1,33,38 लाख शेयर हैं जो हाईएस्ट है, और कॉल्स पर यहाँ पर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है। तो दीप पुट और कॉल दोनों में 17,000 के लेवल पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 1,40,00,000 और 1,80,00,000 शेयर। कॉल राइटर्स 1,80,00,000 शेयर। तो 17,000 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। आज सुबह भी हम ये बात कर रहे थे कि 17,000 से आप तेजी और मंदी गिनिए, तो 17,000 से नीचे ही है तो थोड़े खराब तो है ही। क्लोजिंग 17,000 के आसपास या इसके ऊपर की मिल जाए तो ये अपने आप में ठीक है। अब तक की जो लोएस्ट क्लोजिंग मिली पिछले 2 हफ्तों की 10 दिनों की, वो है दीप 17,945 की, जो आपको परसों मिली थी। ठीक है, परसों मतलब फ्राइडे जी। ठीक है, तो 17,945 के नीचे बंद होना थोड़ा और कमजोरी बढ़ाएगा और 17,000 के ऊपर बंद होते तो ठीक ठाक है। अब आइए बैंक निफ्टी 39,400 39,500 सपोर्ट जोन है। 39,500 के पुट पर 55 लाख शेयर है, हाईएस्ट है। 39,500 के कॉल पर 60 लाख शेयर है, हाईएस्ट है। तो अभी जो डेटा बन रहे हैं 39,400 39,500 सपोर्ट जोन है, 39,500 39,600 रुकावट के। तो ये 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी बहुत गजब का फंसा पड़ा है। तो अगर 39,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो 39,275 और उसके बाद 39,150 का रास्ता खुलेगा। 39,600 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो 39,700 750 825 ये 3 लेवल्स आएंगे। और जब तक इस 200 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करता है तो ये नोटा टाइप वाला मामला कुछ भी करने जैसा नहीं है। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर है, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा है। या तो निफ्टी ऊपर आ जाए या बैंक निफ्टी नीचे आ जाए, 2 में से एक चीज़ होगी, और वो क्या होगी डाउ फ्यूचर्स डिसाइड करेगा। गॉट इट सर। चलिए, ये है आपके लिए इस समय के राय। बाय द वे अनिल जी, खबर आ रही है, अगर आधार पैन आपने लिंक नहीं करा है, आपको चिंता थी, 31 मार्च की डेडलाइन आ रही थी, फाइन लगने वाला है, 3 महीने की राहत आपको मिल गई है। 10,000 रुपये नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे। बच गए लोग। इसे कमाई समझा जाए जो आपके नहीं लगे सच में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ना करें। कर लें, समझ लेते हुए ठीक है। 30 जून तक अब आप आधार और पैन नंबर
लिंक कर पाएंगे। ये तारीख आगे बढ़ चुकी है। मेरे को लग रहा है सर जिस तरह से डेडलाइंस बढ़ी हैं, एक दो और चीजों की जो डेडलाइंस है शायद आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। 28 तारीख है अभी, 3 दिन है। किसकी बची? एक तो नॉमिनेशन वो बढ़ गई, म्यूचुअल फंड की बची है ना। म्यूचुअल फंड, हाँ वो उसमें नॉमिनेशन की अभी नहीं बढ़ी है। हाँ वो तो फिर म्यूचुअल फंड को ही करना है डिसाइड, तो इसलिए वो नहीं बढ़ाएंगे शायद। बाकी तो सरकार को करनी है तो बढ़ा दी है। चलिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंकेज की तारीख बढ़ चुकी है। बंसल जी आप कर चुके हैं कि करना बाकी है? अनिल जी आपको क्या लगता है? अनिल जी ये तो हर साल बढ़ाते रहते हैं। मैं तो अनिल जी फर्स्ट गो में काम करता हूँ। अभी तो नई चीज अनिल जी आधार पैन नहीं है। हमारे आपके कुणाल जी जैसे विजिलेंट लोगों के लिए अनिल जी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। जो 15 जून की डेडलाइन आई हुई है ना, आधार अनिल जी आपका भी 10 साल पहले बना होगा, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे हैं अपलोडिंग के लिए। और दुख की बात ये है अनिल जी, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे अनिल जी, वो साइट आगे जाती नहीं है। और मेरे जैसे मदर का है, सीनियर सिटीजन है, उनका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है। अच्छा, तो मोस्ट लाइकली अनिल जी उसकी भी डेट अपडेट, वो डेट जो है वो पोस्टपोन होगी। बट मैं उसको भी अनिल जी टाइमली कराऊंगा, अपना भी, कुणाल जी का भी। और अब आपको बोला है तो अनिल जी आप भी टाइमली कराएंगे। आधार पैन तो अनिल जी हम जैसे विजिलेंट लोगों के लिए पुराना हो गया है। अब आधार में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं अनिल जी वो नई चीज है। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो बंसल जी समय से पहले एकदम तैयार रहते हैं। कोई काम पेंडिंग तो रखना ही नहीं। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए आधार पैन पर राहत आती हुई दिखी है इस समय। आइए सिद्धार्थ जी भी आज हमारे साथ शो में हैं और करते हैं उनका स्वागत बिगुल सुपर सेट। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून सभी को। अनिल जी मार्केट का तो मोमेंटम टूटा हुआ सा दिख रहा है, बट ये स्टॉक का मोमेंटम टूट नहीं रहा है। और ये मोमेंटम वाला स्टॉक है इंडियन होटल्स। और हाँ ये भी कह दें कि अगर दीप को हॉलीडे लेना ही हो तो इंडियन होटल्स एक अच्छा विकल्प है जहां पे स्टे कर सकते हैं। तो इंडियन होटल्स पे खरीदारी की राय, बेहतरीन कंपनी, नतीजे दमदार। जो स्टॉक मोमेंटम में है, शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 318 का। और अगर लंबे समय पोजिशनल 6 से 8 महीने का अगर आप टाइम होराइजन रखें तो 400 रुपए का भी टारगेट आ सकता है इंडियन होटल में। सबसे बड़ी चीज है G20 की समिट और दूसरा रहेगा ICC वर्ल्ड कप। ये दोनों ही चीज बहुत बड़ा बूस्ट हो सकती है इंडियन होटल्स के लिए आने वाले समय में। और नतीजे दमदार रहे। तीसरी तिमाही के नतीजों में प्रॉफिटेबिलिटी 400% से ग्रो होते हुए देखा है, आई 50% के ऊपर, एवरेज रूम रेट्स 25% से बढ़े हैं 15,450 और ऑक्यूपेंसी 72% पे आ चुकी है इंडियन होटल्स की। अभी भी यहाँ पे ऑक्यूपेंसी बरकरार रहने की उम्मीद। इंडियन होटल्स शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 318 और अगर पोजिशनल 6 से 8 महीने का लक्ष्य रखे तो 400 रुपए के टारगेट आ सकते हैं। 400 रुपए के बड़े टारगेट से पोजिशनल बेसिस पर शॉर्ट टर्म में 318। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू ले रहे हैं तो 2 से 3% की अपसाइड के लिए आप प्ले करिए। अगर बट आप पोजिशनल व्यू लेते हैं तो फिर बढ़िया गेन्स आपको इस पर आते हुए दिखेंगे। इंडियन होटल्स आज मूवमेंट में है। डेल्टा कॉर्प छोड़ दीजिए, बट बाकी टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े स्टॉक्स में आज थोड़ा एक्शन आ रहा है और रिकॉर्ड काउंटर है जिस पर थोड़ी देर में हम फोकस करेंगे, उस पर भी रखनी है आपको नजर। पर आइए आज इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर आई है। बाजार का मूड माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है इसलिए वैसा रिएक्शन नहीं देख रहे हैं, बट इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर कुछ अपडेट आए। इंश्योरेंस कमीशन की लिमिट को लेकर कुछ अपडेट है, आइए समझते हैं क्या है ये वरुण के साथ। वरुण बताइए। तो दीप, इंश्योरेंस में जो कमीशन दी जाती है एजेंट्स को, बेसिकली उस कमीशन में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो IRDAI ने दी है। और जो बेसिकली इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे कैप्स लगा हुआ था उस कैप को हटा दिया है। हालांकि अब जो कैप लगेगा वो एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट पे लगेगा। एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें जो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर जो परसेंटेज लिया जाता है वो, इसके अलावा कमीशन, साथ ही साथ दूसरे एक्सपेंस जैसे कि टेक्नोलॉजी में खर्च, एम्प्लॉय का खर्च, बाकी जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होते हैं वो उस पर लगते हैं। और ये पूरा कैप जो है अब उस पर लगेगा। तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा जो है काफ़ी हद तक इंश्योरेंस कंपनीज को होगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से कमीशंस को जो है वो स्ट्रक्चर कर पाएंगी, जितना कमीशन जहाँ देना है, जिस एजेंट को जितना देना है, और साथ ही साथ इसके चलते जो प्रोडक्ट्स है उनको अच्छे तरह से प्रमोट कर पाएगी, ऐसा लोग मान के चल रहे हैं। खासकर ये माना जा रहा है कि PB फिनटेक्स और बैंक्स और डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये जो पे आउट्स है उसको अपने तरह से अब ये रेगुलेट कर पाएंगे और रेगुलेटरी रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक इन पे कम हो जाएगा। अब अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज को देखेंगे तो जो कैप लगा था लाइफ इंश्योरेंस पे वो करीब 35% के आसपास था और मेजॉरिटी कंपनी जो है उसी के आसपास जो है कमीशन लेती थी, जो फर्स्ट ईयर कमीशन होता है। जाहिर सी बात है आगे का कमीशन तो उतना नहीं होता है, वो तो 5-7% के आसपास होता है, लेकिन जो इनिशियल कमीशन होता है वो उस लेवल पे था।
हालांकि बाकी प्रोडक्ट्स पे कमीशन उतना नहीं था। तो अब ये फ्लेक्सिबिलिटी कंपनियों के पास आ जाएगी कि आप एक एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके थ्रेशोल्ड को पार मत कीजिएगा और अपना कमीशन जो है अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा। फायदा कुछ हद तक माना जा रहा है, काफ़ी हद तक इनफैक्ट पीबी फिनटेक को होगा और बैंक्स को, जैसे कि मैंने कहा, होगा। HDFC लाइफ इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट लोग देख नहीं रहे, लेकिन ICICI, SBI और मैक्स लाइफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कमीशंस बढ़ सकते हैं। स्टार हेल्थ, यहाँ पे जो कमीशन कैप्स है वो रिमूव होने का थोड़ा नेगेटिव असर हो सकता है, ऐसे कुछ जो रिपोर्ट्स है वो कह रही है। तो तमाम इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से अच्छी बात है, लेकिन अपने अपने कमीशन को अब वो अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको बुक्स पे देखने मिलेगा। स्टार हेल्थ थोड़ा सा नेगेटिव, बाकी इंश्योरेंस कंपनी तो खासकर पीबी फिनटेक जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि इसके लिए उनके लिए सबसे अच्छा होगा। ये रिपोर्ट्स काफ़ी सारी ये हाईलाइट कर रही है। तो पीबी फिनटेक को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ओके, और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को भी होने वाला है इसका? हाँ, मतलब HDFC लाइफ के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। ICICI, SBI, मैक्स में शायद कमीशन, जो लाइफ इंश्योरेंस पे कमीशन है वो बढ़ सकता है, लेकिन स्टार हेल्थ जो है उसके लिए मान के चल रहे कि कंपटीशन बढ़ सकता है शायद रिटेल हेल्थ। अंडरस्टूड। इस वक्त चोपड़ा साहब की भी राय लेंगे। आइए उससे पहले सुमित जी हैं हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत और लेते हैं उनकी कॉल। सुमित का सुपर हिट। स्वागत है सुमित जी, गुड आफ्टरनून सर, बताएं क्या करना है इस समय। नमस्कार दीपांशु, गुड आफ्टरनून। वेल देखिए, मार्केट्स के अंदर एक करेक्शन जारी है, मार्केट्स के अंदर गिरावट का मूव देखने को मिल रहा है। तो मेरे पास ही रडार पे आया है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 404 रुपए, 404 रुपए 25 पैसे। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर। टाटा मोटर के अंदर सेलिंग प्रेशर है। टाटा मोटर पिछले 3-4 दिनों से गिरावट दिखा रहा है। टाटा मोटर के अंदर अभी यहाँ से और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। रिसेंट के स्विंग लो ब्रेक हो रहे हैं। टाटा मोटर में मेरे को लग रहा है कि नीचे में 395 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 390 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। टाटा 2-4 दिनों का व्यू लेके बिकवाली कर सकते हैं। कोई भी पुलबैक या उछाल आता है तो सेल का व्यू लेके ऊपर के अंदर 411, 412 ये रेजिस्टेंस है। तो 411 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के टाटा मोटर में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 395 रुपए से लेके 390 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। आई थिंक कल आशु सर के रेडार पर भी था, बात भी कर रहे थे इस काउंटर के, और टाटा मोटर्स रेडार पर है सुमित जी के भी, और 2 दिन पहले भी इस पर सेल कॉल्स कुछ आई थी। तो टाटा मोटर्स इस पर रखनी है आपको नज़र। अभी थोड़ी देर पहले हम इस काउंटर के बारे में बात भी कर रहे थे। आइए चोपड़ा साहब से इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में जानना था। चोपड़ा साहब बताएं सर, क्या व्यू रखते हैं इंश्योरेंस पर? एक तो ईयर एंड हम बात भी कर रहे थे कि शायद थोड़ी पॉलिसी बाइंग इस साल ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 5 लाख की प्रीमियम लिमिट विदाउट टैक्सेशन अब अगले साल से आ रही है, और दूसरा जो अभी वरुण भी बता रहे थे, कमीशन कैप्स हटाए जाने की बात की जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि इस इवेंट के बाद जब 5 लाख के ऊपर जो भी पॉलिसी का प्रीमियम है उस पर टैक्सेशन बेनिफिट हटा, तो उसके बाद मुझे लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर को डीपन करने की ज़रूरत है, और जितने ज़्यादा एजेंसीज को और जितने ज़्यादा लोगों तक डीप रूटेड काम हो सकता है तो वो इंश्योरेंस कंपनीज करेंगी। पीबी फिनटेक का नो डाउट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म के द्वारा उनका रीच बहुत अच्छा है इंटरनेट के द्वारा। मगर अभी भी अगर हम बात करें तो डीप डाउन टियर 2-3 टाउन्स में बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट पे पॉलिसीज़ नहीं खरीदते हैं। तो अच्छी बात है कि एजेंट्स के लिए कुछ रिवीजन की बात हो रही है जो पॉजिटिव है, और मुझे ये भी लगता है कि अभी जो हमें थोड़ा सा स्पाइक दिख रहा है इंश्योरेंस कंपनीज में वो एक ईयर एंड स्पाइक है, बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कंपनीज को आगे अपने रेवेन्यूज को बीफ अप करने के लिए, क्योंकि आप समझ लीजिए कि जब आपका चंकी बिजनेस चला गया तो आपको रिटेल पे छोटी छोटी पॉलिसीज पे डिपेंड करना पड़ेगा। जहां पे 5 लाख की एक पॉलिसी होती थी वहां पे हो सकता है आपको 10 या 20 छोटी छोटी पॉलिसीज करनी पड़े, तो काम बढ़ जाएगा। थिंक जब पीवी फिनटेक के रेवेन्यूज होंगे तब मैं उसको रिकमेंड करूंगा। अभी तो मैं बिल्कुल भी बाइंग रिकमेंड नहीं करता। अगर मुझे कोई स्टॉक पसंद है वो जनरल इंश्योरेंस साइड से मुझे GIC बहुत अच्छा लगता है। इन भाव पे बहुत माउथ वाटरिंग लेवल से सरकारी कंपनी है, और अच्छी संभावना है कि यहाँ से घूमे और तेजी बने। तो कोई लंबी अवधि के जो निवेशक हैं वो GIC में निवेश कर सकते हैं, मगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में पर्टिकुलरली मैं थोड़ा सा अभी रेस्ट्रेंड रहूंगा। तो थोड़ा रिस्ट्रेन रहेंगे इंश्योरेंस कंपनीज पर।
बट एक दो काउंटर्स हैं जो वर्थ कीपिंग ऑन द रेडार हैं। खैर आज चुनिंदा स्टॉक्स में आपको एक्शन दिख ही रहा है। पीबी फिनटेक पर भी हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले, आपको एक मूव आती हुई दिख रही थी। सुबह तो अच्छा खुला था जब बाजार का मूड अच्छा था, उसके बाद स्टॉक ने मोमेंटम गिव अप कर दिया है। बट एक दो फार्मा स्टॉक्स पर रखिए नजर, वहां पर एक मूव आ रही है। इप्का लैब्स में एक स्पाइक आया है, एक एस्कॉर्ट्स पर एक मूव आपको आती हुई दिख रही है। लंबे समय बाद ये एक्सपायरी रिलेटेड मूव है या कुछ और है, बट एस्कॉर्ट्स में स्पाइक आया है, डेज हाई पर है। वागदे साहब जरा देखें, आई डोंट नो लास्ट कब एस्कॉर्ट्स पर चर्चा हुई थी, बट आज डेफिनेटली एक्टिव हो रहा है सर। दीपांशु बाउंस बैक ही है, एक मल्टीपल बॉटम्स ब्रेक हुए हैं 1920 के आसपास के लेवल के, तो ये बाउंस बैक शायद उधर तक एक्सटेंड हो सकता है। अभी ये 1880 है, तो यहाँ से 2% की अप मूव आ सकती है। उसके ऊपर अगर क्लोज हुआ तो फिर मैं कहूँगा कि कुछ स्ट्रेंथ है, और फिर 2000-2100 तक की हम बात करेंगे या सोचेंगे। बट फिलहाल मुझे लगता है ये बाउंस बैक है, बाय नहीं करना चाहिए। बाउंस बैक है, बाय नहीं करना है। एस्कॉर्ट्स इस पर रखिए आप नजर। बट एक और स्टॉक जो एक्टिव था थोड़ी देर पहले, प्राइवेट बैंक की तरफ से हल्का सहारा भी आज बाजार को मिल रहा है। बैंक निफ्टी कंपोनेंट इंडसइंड बैंक टॉप गेनर है बैंक निफ्टी में। आज 3 ही गेनर्स है, उसमें टॉप गेनर इंडसइंड बैंक है, और वीक बाजार में भी 1.25% की गेन्स होल्ड कर रहा है। क्या है नया ट्रिगर इंडसइंड के लिए, आइए समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या चल रहा है इसमें। तो यहाँ पे दीप एक रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से, और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1500 रुपये का अपसाइड है, यानी कि यहाँ से 50% के आसपास का अपसाइड जो है वो इस काउंटर पे देख रहे हैं। नो डाउट स्टॉक में जो गिरावट हुई है उसके बाद वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए, इनका कहना है। लेकिन इनका साथ ही साथ ये कहना है कि इस कंपनी के साथ जितनी भी दिक्कतें थी वो अब खत्म हो चुकी है। बैलेंस शीट जो है कंपनी की काफ़ी बेहतर है, और आने वाले तिमाही में स्ट्रॉन्ग नतीजे जो है आपको इस कंपनी में देखने मिल सकते हैं। हाई ग्रोथ आरओई बिजनेस जो है मिक्स, उसमें कंपनी को काफ़ी फायदा होने वाला है। यहाँ पे मार्जिन जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो मैक्रोस और रेट साइकिल है वो फाइनली ये कह रहा है कि इस कंपनी के बिजनेस मिक्स से अच्छा खासा अलाइन हो चुका है। खासकर व्हीकल बिजनेस, माइक्रो फाइनेंस और साथ ही साथ एसएमई लेंडिंग जो है वो मल्टी ईयर का जो साइक्लिकल लोज होते हैं वहां से अब रिकवर कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। इसके चलते बेस केस ग्रोथ पोटेंशियल जो है 18 से 20% और बुल केस जो है करीब 22% के आसपास का इन्होंने दिया है। साथ ही साथ इनका कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो पीक होने के आसपास है, लेकिन इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है अपने पीएस के मुकाबले काफ़ी बेहतर रह सकते हैं आने वाले क्वार्टर में, यानी कि उस लेवल पे कंपनी जो है अपने पीएस को आउट परफॉर्म कर सकती है। साथ ही साथ इस कंपनी का लाइबिलिटी और एसेट का जो मैनेजमेंट है वो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। इनका कहना है कि वहाँ पे रिस्क जो है वो सबसे कम है, और काफ़ी बफर्स जो है इस कंपनी ने क्रिएट कर लिए हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि अगर इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 13 से 14% के आसपास की ग्रोथ या फिर आरओई जो है उसको कंपनी फैक्टर इन कर रही है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 1.2 टाइम्स के आसपास का है। जबकि कम से कम 15 से 16% के आसपास का अगर आप देखेंगे उसको फैक्टर इन करना चाहिए अगर स्ट्रेस एसेट बढ़ते हैं तो भी। यानी कि स्ट्रेस एसेट नहीं बढ़ते और इन्हीं लेवल पर रहते हैं तो यहाँ से जो आरओई को या फिर ग्रोथ को जो फैक्टर इन करना चाहिए वो 15% के ऊपर का करना चाहिए, और फिलहाल 13-13.5% के आसपास का ही मार्केट कर रहा है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से ग्रो करने का, और इसके लिए 1500 रुपये के प्राइस टारगेट है, और करीब करीब 50% के आसपास का अपसाइड ये दे रहे हैं। 50% का अपसाइड, जबरदस्त मूव। रिपोर्ट तो अच्छी आई है, स्टॉक भी होल्ड आउट कर रहा है, वीक बाजार में होल्ड आउट कर रहा है। ये तो अच्छा मजबूत ट्रेड करता दिख रहा है। सुबह सुबह हिमांशु जी की तरफ से राय भी आई थी इंडसइंड बैंक पर। हिमांशु जी जरा अपडेट दीजिए एक बार। अनिल जी, खरीदारी के बाद स्टॉक ऊपर है, 1035 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमने फ्यूचर्स में 1025-26 के आसपास कवर किया था सुबह। ऑल इन ऑल अनिल जी, अगर मैं बड़े चार्ट पर देखता हूं तो 1000 रुपए पर एक आसपास एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसको स्टॉक फिलहाल होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है खराब बाजार के माहौल में भी। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से 1000 रुपए के नीचे के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन में बिल्कुल बने रहें। हालांकि क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक अपने कुछ क्रूशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए बहुत बड़ी अभी जो जिस तरह की रिपोर्ट्स की अभी तक बात हो रही थी तो टेक्निकली मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 1100-1120 के ऊपर नहीं क्लोज देगा तब तक उतना बड़ा मोमेंटम शायद देखने को ना मिले, लेकिन यहाँ से बेस बनता हुआ जरूर नजर आ सकता है, और 1000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहने की सलाह है। तो ये है आपके लिए
इंडसइंड बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। आई लेटर का एक और काउंटर जिसके लिए खबर आ रही है, रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इस पर रखिए नजर। ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 800 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी मिल चुकी है। ये आपको खबर आती हुई दिख रही है। अब देखना पड़ेगा इसकी डिटेल्स क्या है, बोर्ड की तरफ से हुआ है या जहां से भी हुआ है। ईवी स्कीम के तहत, ओके, सो बोर्ड की तरफ से नहीं है, सरकार की तरफ से ईवी स्कीम के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये रकम दी जाएगी, जिसमें आईओसी को 800 करोड़ रुपए मिलेंगे चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए। करीब 7,500 पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए इस राशि को मंजूरी दी गई है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये खबर है कि वो अगर चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें मदद दी जाएगी। 7,500 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सात सुबह भी ये खबर आई थी एक्चुअली। अच्छा, हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन के लिए ओएमसीज को थोड़ी मदद दी जाएगी 800 करोड़ की, और आज फिर से ये वायर्स पर आती हुई दिखी। तो ये खबर है जो आपके सामने आती हुई दिख रही है। 800 करोड़ की मदद, सब्सिडी, राहत, रिलीफ, पैसे ये मिलेंगे आपको। डन। ओके, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और इस पर रखिए खबर। 2 दिन पहले अच्छा मूव दिख रहा था, और जब तेल के प्राइसेस गिर रहे थे, इनके मार्केटिंग मार्जिन भी सुधरते हुए दिख रहे थे, बट अब वैसा मोमेंटम इसमें नहीं दिख रहा है। बट एक स्टॉक है जो मूव कर रहा है और वायदा कारोबार का टॉप गेनर भी है, टोरेंट पावर, और एक्टिव है, थ्रू द डे एक्टिव रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। मेहुल जी, जरा टोरेंट पावर का चार्ट देखें, 4.5% की मूव, इनफैक्ट पिछले 10 मिनट में और थोड़ी फ्रेश मूव ही आई है इसमें। पिछले कुछ दिनों में करेक्शन आया था तकरीबन 560 के आसपास, और आज इसने 500 के करीब 200 डे का मूविंग एवरेज था, वहां पर एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और एक बेहतरीन बड़ा कैंडल बना है। तो आज का जो कैंडल है वो बुलिश एंगल्फिंग है, मुझे लगता है ये तेजी बरकरार रहेगी, और उसका जो प्रीवियस रैली था वो फिर से इसने रिज्यूम कर लिया। तो 540 550 के लेवल्स फिर से दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पर डिप्स पर बाइंग की सलाह रहेगी, बिकॉज आज का लो जो है 485 का वो ही स्टॉप लॉस बैठेगा, तो यहाँ से बहुत ही दूर है, 25 पॉइंट दूर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 505 500 के पास अगर फिर से मिलता है कल डिप्स पर तो बाई करना चाहिए। 485 के स्टॉप लॉस से अपसाइड में 540 से 550 फिर से आते हुए दिख रहा है टोरेंट पावर में। तो टोरेंट पावर थोड़ा मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है, इस पर रखिए नजर। एमजीएल, महानगर गैस, ये भी थोड़ा एक्शन के लिए तैयार हो रहा है। इस स्टॉक पर भी इस समय आपको मूव आती हुई दिख रही है। एमजीएल थोड़ा एक्टिव है ही। इनफैक्ट सिद्धार्थ जी से जरा राय भी ली जाए। सिद्धार्थ जी, एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस, अच्छी मूवमेंट आई है। थोड़े समय पहले हम आईजीएल के मैनेजमेंट से भी हमने बात करी थी, वहां से भी आउटलुक पॉजिटिव ही निकल कर आया था, और डेज हाई पर भी काउंटर ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली आईजीएल, एमजीएल। कोई राय इन काउंटर्स पे? बिल्कुल, एमजीएल बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। आपको टारगेट अगर थोड़ा सा पोजिशनल 6 महीने का रखे तो 1090 का भी आ सकता है, क्योंकि इन्होंने हाल में एक एक्विजिशन किया है रत्नागिरी में, जो 530 करोड़ का एक्विजिशन था। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का एक्विजिशन था, ये पॉजिटिव है। सीए जोरदार ग्रो हो सकता है। 25 स्टेशन लॉन्च करने की योजना है मैनेजमेंट का आने वाले टाइम में, तो केपेक्स भी अच्छा है। तो एमजीएल डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं, अगर आपने ले रखा है तो होल्ड कर सकते हैं 1090 के टारगेट के लिए। और डीप थोड़ा सा एक हफ्ते पीछे ले जाऊं, ये पूरा ही एनर्जी पैक पे मैंने अनिल जी को डेडिकेट किया था, फुल ऑफ एनर्जी। तो ये भी सिट के सिट में लास्ट वीक में लेके आया था, फुल ऑफ एनर्जी। एमजीएल उसका पार्ट था। यस सर, फुल ऑफ एनर्जी, बिल्कुल हमें याद, अच्छे से थीम भी याद है, और जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन दिया वो भी याद है, बराबर है। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, ये सारे स्टॉक्स है जो रिकमेंडेशन लिस्ट में आते हुए दिखे आपके लिए। आइए, बाजार एकदम शांत कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास 16,950 पर निफ्टी है और 39,500 पर बैंक निफ्टी। तो निफ्टी ऊपर आने से मना कर रहा है, बैंक निफ्टी नीचे जाने से मना करता हुआ दिख रहा है। लेकिन आइए इस बीच में एक रिपोर्ट पर करते हैं फोकस, और वो आई है रॉयल ऑर्किड पर, या आई है नुवामा की तरफ से। क्या है ये रिपोर्ट, किस तरह की कवरेज की है शुरुआत, आइए आशीष हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। आशीष बताएं। सर, सबसे पहले दमदार रिपोर्ट है, 92% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। खरीदारी की राय दी उन्होंने, 433 रुपए का लक्ष्य दिया है, काफ़ी बढ़िया अपसाइड यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले बता रहे हैं कि पूरे जो स्पेस है यहाँ पर एक अच्छा फायदा मिल रहा है। साथ में जो जितने भी कंपिटिटर्स हैं इनके मुकाबले रॉयल ऑर्किड की जो स्थिति है काफ़ी बढ़िया है। प्री कोविड स्तरों से अगर आप देखें तो एवरेज रूम रेंट जो है यहाँ पर आपको करीब 111% की अपसाइड देखने को मिल रही है, और ये सस्टेनेबल है। ऐसा नहीं कि कीमतें बढ़ गई तो और नहीं बढ़ेंगी, यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ अच्छा लग रहा है। अच्छा, नुवामा को सबसे बढ़िया बात ये लग रही है कि ये जो एक्सपांशन कर रहे हैं
ये असेट लाइट मॉडल के तहत कर रहे हैं, यानी जो होटल्स का अधिग्रहण है खुद होटल्स खरीद नहीं रहे, बना नहीं रहे, मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे। जैसे FY22 से लेकर 25 तक इनका लक्ष्य था कि 2600 नए कमरे ये आसपास जोड़ेंगे। इनमें से 2575 कमरे जो हैं मैनेजमेंट कंट्रोल के तहत, यानी असेट लाइट मॉडल है। और फिलहाल भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार की वैल्यूएशन है वो अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि FY24 EPS के मुकाबले वैल्यूएशन सिर्फ 9 टाइम्स के मिल रहे हैं यहाँ पर, तो वैल्यूएशन अच्छी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट इन्होंने जो FY25 के जो एस्टिमेट्स लगाए हैं वो भी अच्छे हैं, यानी मान रहे कि 46% की अपसाइड आपको आय में देखने को मिलेगी, कामकाजी मुनाफा 75% बढ़ेगा, और वैल्यूएशन FY25 के हिसाब से देखें तो और भी सस्ते हो जाते हैं, 7 टाइम्स के होते हैं। और टोटल एबिटा में ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। इनफैक्ट FY22 से FY25 तक कंपेयर करके देखें तो इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो 23 करोड़ से सीधे बढ़कर 124 करोड़ हो जाएगा, तो सस्टेनेबल ग्रोथ है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, जिसके चलते 92% की अपसाइड के साथ कवरेज की शुरुआत की है। ऑलमोस्ट डबल, इतना कॉन्फिडेंस। नुवामा मतलब एडलवाइज ना, पुराना वाला। यस, नुवामा 92% की अपसाइड, गजब की अपसाइड आई है, तगड़ा एक्शन है। बढ़िया रिपोर्ट। जरा एक बार सुमित जी चार्ट देखिए रॉयल ऑर्किड, और जरा अपनी राय दीजिए। रॉयल ऑर्किड होटल के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम जारी रहेगा और इसके अंदर थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक वन वे मूव नहीं दिखाता है, थोड़ा मूव दिखाता है, फिर साइडवेज चलता है, फिर मूव दिखाता है। अब ये स्टॉक लोअर लेवल से रिकवरी के संकेत दे रहा है, नीचे के अंदर 220-225 के सपोर्ट बनेंगे और यहां से ऊपर के अंदर 260 रुपया, 275 रुपया, ये लेवल्स आने वाले दिनों में रॉयल ऑर्किड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और लगातार होटल स्टॉक्स पर बड़े पॉजिटिव रहने वाले हमारे सिद्धार्थ जी। कहाँ हैं सिद्धार्थ जी? हाँ, तो सिद्धार्थ जी भी इंडियन होटल के बड़े चहेते हैं, थोड़े थोड़े लेमन ट्री भी रिकमेंड करते हैं। सिद्धार्थ जी, अब इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है डबल के टारगेट वाली, जरा इधर भी नजर डालेंगे आप थोड़ी? बिल्कुल अनिल जी, रॉयल ऑर्किड भी बहुत बेहतरीन कंपनी है। हम कवरेज नहीं रखते हैं, बट कंपनी काफी बेहतर है, ये स्पेस बेहतर है, ये स्पेस जो है बहुत ही बजिंग है, एवरेज रूम रेट्स भी बेहतर हो रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली आशीष के साथ हूँ, बेहतरीन कवरेज किया है कंपनी ने, और रॉयल ऑर्किड भी बेहतरीन कंपनी है, होल्ड रख सकते हैं। और इसके साथ अनिल जी एक बड़ा ट्रिगर है, 2 बड़े ट्रिगर है होटल इंडस्ट्री को चलने के लिए, आप कहे तो मैं कह दूं। 2 बड़े ट्रिगर हैं। क्या करें दीप, पहले एक बार हम एक कमेटी बना रहे हैं, एक्चुअली कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या आपको परमिशन दी जाए या नहीं। तो उस कमेटी के हम 3 मेंबर हैं, मैं, दीप और आशीष, तीनों स्टूडियो में बैठे हैं, और उसके कमेटी के चेयरमैन हैं हमारे चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब 2 बातें कहना चाहते हैं हमारे सिद्धार्थ जी, क्या अनुमति दी जाए? हम तीनों के बीच में आम राय नहीं बन पा रही, इसलिए हम जूरी के पास आए। अच्छा चोपड़ा साहब अनम्यूट होकर बताए, अनम्यूट हो जाए सर, आप म्यूट हैं। जी, मैं कह रहा हूँ किस बारे में आम राय बनाना चाहते हैं सर? भाई हम देखिए नहीं, होटल से कोई लेन देना नहीं सर। देखो, 2 बातें कहना चाहते हैं होटल के बारे में, होटल सेक्टर के बारे में। हमारे सिद्धार्थ जी, इन्होंने परमिशन मांगी। अब वैसे तो परमिशन की जरूरत नहीं, जब चाहे कह ही सकते हैं, अपनी जो मर्जी आए बोल ही सकते हैं, माइक तो ऑन ही है। करेक्ट। फिर भी अगर इन्होंने परमिशन मांगी तो कुछ सोच समझ के मांगी होगी, तो ये परमिशन देने की जिम्मेदारी ले कौन? तो हम तीनों ने सोचा कि हम तीनों एक कमेटी बनाते हैं, और कमेटी आमतौर पर कमेटी इसलिए बनाई जाती है ताकि मामला टाल दिया जाए थोड़े समय के लिए, लेकिन हम आपके पास आए, जजमेंट आपको कमेटी की बिहाफ पे देना है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से अनुमति देनी चाहिए सिद्धार्थ जी को, जो भी वो बोलना चाहते हैं। सिद्धार्थ जी देखिए, चौड़ा साहब की तरफ से अनुमति आ गई। अब जो भी आप अच्छा कहेंगे उसकी क्रेडिट हम लेंगे, क्योंकि कमेटी ने डिसाइड किया है। अगर कुछ खराब हो गया तो इसकी जिम्मेदारी चोपड़ा साहब की है। बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद चोपड़ा साहब। और पहला कारण है दीप, और दूसरा कारण है आशीष, क्योंकि ये भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे होटल इंडस्ट्री को, चाहे वो रॉयल ऑर्किड हो, इंडियन होटल हो, लेमन ट्री हो। चोपड़ा साहब को सबसे पहले बुलाए, और हम सब पैनलिस्ट, अनिल जी तो हमारे सबसे आगे है ही। तो आप शादी ब्याह करेंगे तो कहीं ना कहीं होटल में करेंगे, तो हम सभी को बुलाएंगे। नहीं, लेकिन ये दोनों तो जर्मनी के चक्कर में, वहाँ इंडियन होटल की थोड़ी होटल्स हैं। नहीं अनिल जी, हम सबको पहुंचना है तो यहाँ पे भारत में शादी करनी पड़ेगी। जी सर, चलिए, पहला ट्रिगर तो ये हुआ। दूसरा? नहीं, आशीष पहला ट्रिगर है, दूसरा अच्छा, ओके 2 ट्रिगर। ओके, इन 2 ट्रिगर के दम पर पसंद है होटल स्टॉक्स। देखो आइयो,
आप दोनों के ऊपर होटल इंडस्ट्री का भविष्य टिका हुआ है, कुछ गंभीरता से सोचो, है ना। हाँ, बड़ा। बट आपने नोटिस किया कैसे क्वाइटली सिद्धार्थ जी वो जर्मनी के प्रॉमिस से निकल गए फिर से एक बार। आजकल तो बड़े स्मार्ट हो गए सिद्धार्थ जी, जर्मनी के नाम से पतली गली से निकल जाते हैं, टॉपिक चेंज कर देते हैं। भाइयों ने कंधे पे ले लिया है जिम्मेदारी, बंसल जी और जैन साहब। बंसल जी और जैन साहब ने तो खाली जब आप ले जाएंगे तो उन्होंने सूटकेस उठाने की जिम्मेदारी ली, क्या सूटकेस हम उठा लेंगे आपका। बाकी टिकट विकेट की जिम्मेदारी तो आप ही पर रखी गई है अभी तक भी। आइए बढ़ते आगे, और 3 बज चुके हैं। 3 बजे के पहले हम जब 3 बजे जा रहे हैं आखिरी घंटे के शो में, आखिरी आधे घंटे के शो में, बैंक्स थोड़ी सी रिकवरी और मजबूती के मूड में आ तो रहे हैं, 100 पॉइंट ऊपर है इस वक्त। आप लेट्स सी क्या होता है। आइए, आशीष भी हमारे साथ तैयार है, कुछ और इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आने वाले हैं। आशीष भी बैंक से बेनिफिट ला रहे हैं, थोड़ा भी टाइम है। बैंक से बेनिफिट सर मेरे पास तो रेडी है। रेडी है, चलिए बिगुल बजाइए। आई डोंट थिंक कि कुछ बदलाव हुआ होगा, लेकिन फिर भी पूछने में क्या जाता है, हो सकता है हो जाए। कल है ना कि एक्सपायरी? हाँ, कल एक्सपायरी है। चलिए बिगुल बैंक से बेनिफिट का। बताएं आशीष, कितने स्टॉक्स बेन से बाहर रहेंगे? सर लिस्ट तो खाली है। नहीं, बाहर रहेंगे। एक ट्रिकी स्टॉक आया सर, मतलब मैं सोच रहा था कि कोई स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि रोल ओवर के चलते भी पोजीशंस बढ़ती हैं, आपने काफी बार बताया है। अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सर, ये स्टॉक ऐसा ना कि मान में आ ही जाता है। अब यहाँ पर कल थी पोजीशन 77%, अब बढ़कर हो गई है 103% के आसपास, 103 है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस थोड़ी सी नजर रख सकते हैं, स्लाइट पॉसिबिलिटी। वैसे तो रोल ओवर्स के चलते हम देखते हैं कि हर बार पोजीशंस बढ़ती हैं, लेकिन स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं क्योंकि 95% से काफी ऊपर है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर फोकस रखेंगे, बाकी तो लिस्ट खाली है सर। खाली नया किसी के आने की तैयारी नहीं। आईबुल हाउसिंग में है पोजीशन, एक देखते हैं दिन के अंत तक किस तरह की रहती है। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे और फोकस करते हैं एक और इंटरेस्टिंग खबर की तरफ। अनचाही कॉल्स को रोकने के लिए क्या है ट्राई, और साथ ही साथ टेलीकॉम कंपनियों का प्लान। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई जो सारी टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करती है, और टेलीकॉम कंपनियां जो कि आपको मोबाइल की सर्विसेज देती हैं। ये आजकल जो बहुत फ़ोन आते हैं ना, उधार ले लो, कुछ ज़्यादा ही लोन ले लो, प्री अप्रूव्ड लोन, क्रेडिट कार्ड ले लो, घर खरीद लो, मतलब ऐसे ऐसे करके ऑफर आते हैं कि सोचते हैं कि हाँ क्या बात है, इतनी इज्जत। तो हाँ, इतना सारा लोन और इतने सारे घर खरीदने के जो ऑफर आते हैं, ये जो आप नहीं चाहते वो आते हैं। इस पर क्या कुछ होने जा रहा है, जरा बताएं सर। ट्राई ने पूरा संज्ञान लिया, लोग परेशान हैं, मैं समझता हूँ सर। आपको भी काफ़ी कॉल्स आते होंगे जिनमें औसतन कितने? औसतन 65-70%। क्या 65-70%? बिना काम के। हाँ। हर मतलब 4 में से 2 से 3 कॉल तो इन लोगों के होते हैं। इन्हीं लोग हैं, बिल्कुल। अब कभी कभी ये समझ में आता कि इनको कट किस जगह करना चाहिए। पहला सेंटेंस बोलते ही कट कर देना चाहिए या 2-3 मिनट तक चालू रहने देना चाहिए। ये अब तक फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आया कि जैसे हम फ्रस्ट्रेट होते हैं वैसे कितनी देर तक अगर हम इनको कॉल पे रखें तो ये फ्रस्ट्रेट होते हैं। इसके बारे में कोई अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहेगा? जरा एक बार पूछ लेते हैं, इस पर किसी का अनुभव हो। अच्छा, कुणाल जी कहना चाहते हैं। जी कुणाल जी, कितनी देर तक इनका फोन होल्ड पे रखा जाए तो ये आगे से नहीं करेंगे? अनिल जी देखिए, मेरे पास तो अनिल जी मैं पहले ही जांच लेता हूं कि ये नंबर जाना पहचाना या नहीं, मैं पहले ही काट देता हूं। हाँ। लेकिन अनिल जी एक सवाल है आपसे। हाँ। ये जो आपने कहा कि 70-75% कॉलें जो आपके पास आती हैं वो बिना काम की होती हैं। करेक्ट। तो इसमें अनिल जी आपके परिचित लोगों को भी जोड़ रहे हैं अनिल जी, जो बिना काम के मेरे रिश्तेदार बगल में खड़े हैं, 1 मिनट आपसे बात करेंगे, उस तरह की कॉलेज जो आती है उनको भी जोड़ रहे हैं या उसके अलावा? ना वो उनको मिला के बोल रहा हूँ। वो तो आपके फोन को तो मैंने कभी बिना काम के माना ही नहीं। बंसल जी की आपकी हमारे एनालिस्ट की कॉल आ जाए तो उस दिन तो मतलब हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ चली, किस्मत खुली है, आज कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही भेजेंगे। ये सोच के मैं उठा लेता हूँ। वो ना हो अलग बात है ना, उम्मीद तो रहती है। बाकी ये जो सारी कॉल्स वो है जो एकदम बिल्कुल कोल्ड कॉलिंग जिसको कहते हैं, वो मार्केटिंग वाली एकदम। घर ले लो, लोन ले लो, सबसे ज्यादा है ना। मतलब ओहो भाई साहब, डोनेशन दे दो। हाँ वो भी यस। हाँ, और कौन सी? हाँ हिमांशु जी, आपकी प्रॉब्लम? अनिल जी की शुरुआत ऐसे होती है, क्या मेरी बात अनिल सिंह जी से हो रही है? हाँ।
आपने भी किया फोन से? आपने कब काम किया कॉल सेंटर में? एग्जैक्टली, बिल्कुल। चलिए, तो हमको मुक्ति मिलने वाली इन सबसे, ऐसा आशीष वादा कर रहे हैं। आशीष के वादे में कितनी सच्चाई है, आशीष बताइए जरा। सर, वोडाफोन आइडिया पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एआई सिस्टम जो है वो वोडाफोन आइडिया तैयार करने वाला। ट्राई की बैठक हुई थी भारती एयरटेल, जियो और वोडाफोन के साथ। इसमें वोडाफोन ने कहा है कि एआई सिस्टम ऐसा तैयार करने वाले जिसके चलते ब्लॉकचेन के माध्यम से ऐसे जो स्पैम कॉल्स हैं इन्हें रोक दिया जाएगा। देखिए, दरअसल दिक्कत क्या होती है कि स्पैम कॉल जो होते हैं, जो टेलीमार्केटिंग कंपनीज के कॉल्स हैं, इन्हें पूरी तरीके से रोकना काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको इसके साथ बैंक के जो जरूरी कॉल्स होते हैं, सिस्टम जनरेटेड कॉल्स हैं, वो भी आते हैं। तो अब इसमें से डिफरेंशिएट कैसे करें कि कौन सा स्पैम है और कौन सा एक्चुअली आपको जो है बैंक की तरफ से आ रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से आ रहा है। यानी जो आपके काम का कॉल है, ऐसा ना हो कि स्पैम कॉल को ब्लॉक करने के चक्कर में वैसा कॉल मिस हो जाए। इसके चलते देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है। तो ट्राई ने कहा कि बैंकों के लिए एक अलग लाइन आवंटित की जाएगी, और साथ में अगर आप देखें तो एआई मॉडल्स के तहत एक डीएलटी ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जिसके चलते इन स्पैम कॉल्स को फिल्टर किया जाएगा। और उम्मीद है सर कि हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। वोडाफोन आइडिया इसके ऊपर काम कर रहा है, काफी जल्दी और अपडेट्स भी आएंगे, लेकिन फिलहाल ट्राई पूरी हरकत में आ गया है और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की है, और ये प्लेटफॉर्म जल्दी लॉन्च हो जाएगा। तो ये वोडाफोन आइडिया बनाएगा। इसलिए तो नहीं गिर रहा आज गिर कैसे रहा है? 6 रुपए वाला स्टॉक पूरे सिस्टम को सुधारेगा। आज तो 6 के भी नीचे आ गया। किस किस को भरोसा है कि वोडाफोन आइडिया ये बनाएगा ऐसा सिस्टम जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते अनचाही कॉल्स से छुटकारा मिल सकेगा? अनिल जी। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, मैं एक सब्सक्राइबर हूँ वोडाफोन का, परेशान सब्सक्राइबर हूँ। पहले नेटवर्क ढंग से आ जाए, उसके बाद ये सब मशीन लर्निंग और ये सब एआई की योजना लाए। ओके जी, बंसल जी। देखिए अनिल जी, ये सिस्टम वोडाफोन का लाएगा अनिल जी, ये तो ऑलरेडी ट्राई ने बोला हुआ है। जितनी भी टेलीमार्केटिंग कॉल्स है अनिल जी, वो अलग नंबर से रजिस्टर्ड होती है। 66 अनिल जी, स्टेट कोड 66 से शुरू होती है, बट अनिल जी इसको कोई फॉलो नहीं करता है। जब तक अनिल जी रूल्स नहीं बनेंगे तब तक दिक्कत नहीं है। अनिल जी, ये तो चीज होगी पास्ट की, अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। आप क्रोमा पे जाएं या ये तानिश के अनिल जी, ये लोग भी डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। उसके बाद ये पूछते हैं कि आपको मैसेज चाहिए कि नहीं चाहिए, आप स्टॉप करते हो, उसके बाद भी मैसेज करते हैं। तो अनिल जी, मैं तो कितने लोगों को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर चुका हूँ। मतलब कि अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो अनिल जी इसका मतलब ये नहीं है कि दे हैव गॉट राइट टू इन्वेड आवर प्राइवेसी। व्हाट्सएप करने का क्या मतलब है? जब एक बार स्टॉप कर दिया उसके बाद भी ये लोग स्टॉप नहीं करते हैं। ये टेली मार्केटिंग तो अनिल जी अलग है, हम उठाते नहीं है। व्हाट्सएप पे तो अनिल जी बीप होता है, कितने नंबर ब्लॉक हो रहे हैं, इस पे भी एक्शन लीजिए अनिल जी। नहीं, आपकी समस्या ज्यादा गंभीर है। व्हाट्सएप पे मेरे पास भी बताते हैं, मैं ब्लॉक करता हूँ, लेकिन मेरे पास वापस नहीं आते। मेरे पास नए नंबर से आते हैं, सेम नंबर से। आपके पास सेम नंबर से आते हैं बंसल जी? नहीं अनिल जी, मेरे पास वापस दूसरे नंबर से भी नहीं आता है, बट दिक्कत अनिल जी, एक बार स्टॉप करने को बोला तो स्टॉप नहीं करते अनिल जी। अच्छा, आप अनिल जी जोमेटो से आज तक मैंने अपने नंबर से कुछ ऑर्डर नहीं करा, तो जोमेटो अनिल जी व्हाट्सएप भेजता है, बताइए आप। एक आध बार करके देख लो, फिर बंद कर दे। देखो बंदल जी, देखो प्रॉब्लम इतनी, सॉल्यूशन अपने को ही ढूंढना पड़ेगा। कब तक आप वोडाफोन आइडिया के पीछे मतलब भरोसे रहेंगे? तो खुद सॉल्यूशन ढूंढ के 1-2 बार दे दो, बिजनेस और क्या है। वैसे आप तो स्पैम कॉल से ज्यादा परेशान नहीं होते होंगे ना? क्यों? आप तो वोडाफोन यूजर है। हाँ। आधा टाइम तो नेटवर्क ही नहीं है, कॉल्स ही नहीं आते होंगे। नहीं, नेटवर्क तो आजकल सबका एक जैसा हो गया। अच्छा। तो ऐसा, हाँ, 19-20 थोड़ा बहुत उतनी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नहीं अब सबकी प्रॉब्लम। हाँ, बाकी उतने अच्छे नहीं रहे। तो ऐसा सबका एक जैसा ही हाल है। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आशीष की बात पे भरोसा कर लेते हैं कि कुछ अच्छा होने जा रहा है, अनचाही कॉल से छुटकारा हमें मिलेगा। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपरहिट। जी सुमित जी, फरमाएं। सेलकॉम रडार पे आया है। आईटी सेक्टर के अंदर एक एक करके दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 253 रुपया, 252 रुपया 50 पैसा। स्टॉक का नाम है बीसॉफ्ट के अंदर ब्रेकडाउन है। कंटिन्यूसली दबाव देखने को मिल रहा है। हर राइस स्पेस के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, और अभी तो ये रिसेंट के स्विंग लो भी ब्रेक कर रहा है। बीसॉफ्ट के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से 10 से 15 रुपए का फॉल देखने को मिलेगा। बिकवाली करें 260 या 261 का स्टॉप लॉस लगाया। नीचे के अंदर 242 रुपए से 238 रुपए तक के लेवल बीसॉफ्ट में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा बीसॉफ्ट के अंदर।
ओके, बिरला सॉफ्ट यहाँ पर बिकवाली करने की राय है आपके लिए सुमित जी की तरफ से। एक के बाद एक शॉर्ट कॉल्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। आइए अब कैश का ऑप्शन लेकर तैयार हैं जय ठक्कर। स्वागत है आपका जय, बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने की राय है आज? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, बैंक्स में एक अच्छा हमें सपोर्ट ऑन द लोअर साइड देखने मिल रहा है और इंटरेस्टिंगली ये चीज़ है कि 39,500 के ऊपर बैंक निफ्टी आज क्लोज देने को है, विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव। आई वुड से एक दिन एक्सपायरी के पहले अगर 39,500 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो अच्छी बात है। लोअर साइड पे 39,300 400 के एक अच्छा सपोर्ट रेंज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 अप्रैल की एक्सपायरी का 39,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, जो भी आपको मिलेगा 352 पर 352 पर ट्रेड करते हुए मिलेगा अनिल जी। 39,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ये इसलिए चूज़ किया अनिल जी बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में वही लेवल अभी इंपॉर्टेंट है। अगर 39,800 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो डेफिनेटली 40,200 40,300 तक के लेवल्स आपको आते हुए देखने मिले। सो ये 352 पर आपको खरीदना है अनिल जी। एंड ऊपर में जो टारगेट्स इसके निकल कर आ गए, तो फर्स्ट टारगेट वुड बी 510 510 एंड दूसरा टारगेट लगभग बनेगा 590 का। सो 510 590 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे 39,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का 6 अप्रैल की एक्सपायरी का। स्टॉप लॉस ऑन द डाउन साइड अनिल जी इसमें रखना होगा 240 240 के स्टॉप लॉस के साथ 39,800 का कॉल ऑप्शन खरीदना है अगले हफ्ते का, कल की एक्सपायरी का नहीं। 6 अप्रैल को भी एक एक्सपायरी होने वाली, जिस दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी उसी दिन एक्सपायरी भी है, उस दिन का बैंक निफ्टी का ऑप्शन आपको खरीदना है और वो खरीदना है 240 के स्टॉप लॉस के साथ और 510 590 के टारगेट। दीप 6 अप्रैल को ही है ना आरबीआई की पॉलिसी? यस। और वीकली एक्सपायरी के दिन पहली वीकली एक्सपायरी अप्रैल मंथ की आपके सामने होगी। ओके, बढ़ते आगे। हिमांशु जी भी तैयार है बिगुल के लिए। जी सर बताएं। जी काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न का ब्रेकआउट होने की तैयारी है। खरीदारी का स्टॉक रडार पे आया है और खरीदना है ग्लेनमार्क फार्मा। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट होने की तैयारी हो रही है और मुझे लगता है कि शायद आज ये जो मंथली एक्सपायरी से रिलेटेड जो मूव्स हैं खत्म होती हुई नजर आए और कल से स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल सकती हैं। तो बीटीएसटी करना है ग्लेनमार्क फार्मा, 450 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं जी। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 444 रुपए का। अपसाइड में पहला टारगेट 464 रुपए और दूसरा टारगेट 475 रुपए। ग्लेनमार्क फार्मा में बीटीएसटी करके खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी करने की राय। चलो बाय कॉल आना शुरू तो हुआ। पहला आज का स्टॉक का बाय कॉल है और निफ्टी बैंक का पहला कॉल है, यहाँ पर जय की तरफ से भी आया ऑप्शन के जरिए। आइए एक बिगुल मेहुल कोठारी जी के लिए। बताएं मेहुल जी। अनिल जी, 14 मार्च को जब हमारा एसपीएल शो हुआ था, वहां पर हमने एक स्टॉक कवर किया था लॉन्ग टर्म के लिए, वो है रूट मोबाइल। 1330 के पास इसको कवर किया था, तो एक ब्रेकआउट हमने प्रीएम्प्ट किया था। आज वो ब्रेकआउट आ रहा है 1360 के ऊपर, तो ये काउंटर अभी बहुत जोर से बड़े मूव के लिए तैयार हो गया है। मेरे हिसाब से 1530 का जो हमारा बड़ा टारगेट था वो बहुत जल्दी आ सकता है। अभी के लिए किसी को फ्रेश बाय करना है तो कर सकते हैं 1360 के आसपास। 1300 के स्टॉप लॉस है और पहला टारगेट इसका रहेगा 1450 का। तो रूट मोबाइल में एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए। ओके, रूट मोबाइल है वो स्टॉक जहां पर बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है, यहाँ कर सकते हैं आप खरीदारी। एक्शन में ये स्टॉक भी आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आएगा जी। तो ये है आपके लिए रूट मोबाइल, जिस पर आपको रखनी है नजर। चलिए कैश स्टॉक्स में कुछ काउंटर्स पर आपको एक्टिविटी दिख भी रही है। रूट मोबाइल थोड़ी देर पहले रेडार पर आ भी रहा था, एक बढ़िया मूव इसमें आपको बनती हुई दिखी थी। एक दो और भी काउंटर्स हैं जहां पर मूव आ रही है। सीएसबी बैंक, ये हम रोज देख रहे हैं, जब भी मूव आती है एक बड़ी वाली मूव आती है और चार्ट्स पर काफी एक्टिव भी होता है जब मूव आती है। एक बार कुणाल जी सीएसबी बैंक के चार्ट पर भी लाई जाए। कुणाल जी, आज फिर से एक ब्रेकआउट आ रहा है सीएसबी बैंक, जरा देखें सर। देखिए दीपांशु, बिल्कुल आप एक मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं। एक बाधा मुझे चार्ट पर नजर आती है 255 रुपए के आसपास, तो मेरी राय में 255 स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है।
ये लेवल्स पार हुए तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये बात तय है कि स्टॉक बाकी तमाम बैंक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। 255 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो मेरी खरीदारी कराए। ओके, तो ये है आपके लिए CSB बैंक। नजर रखिए 250 के करीब पहुंच रहा है, ये अच्छी मूव आ रही है। स्पार्क, सन फार्मा, एडवांस्ड, इसमें भी काफी एक्टिव मूवमेंट हो रहा है। हालांकि दोनों तरफ का एक्शन हुआ है। थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट 9% ऊपर था आई थिंक ये काउंटर, वहां से थोड़ा डिप हुआ है। सुमित जी जरा स्पार्क एक बार इसका चार्ट देख लिया, 185 का हाई बनाया था थोड़ी देर पहले। दीपांशु, स्पार्क के अंदर मोमेंटम बना है लेकिन कोई बड़ी तेजी के संकेत नहीं बन रहे। मेरे हिसाब से स्टॉक को बेटर रहेगा अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक एक लोअर लेवल से सिर्फ रिबाउंड दिखा रहा है, बाउंस बैक है, तेजी के संकेत नहीं है। और ये स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। मंथली और वीकली चार्ट्स के अंदर स्टॉक ने वीकनेस दिखाया है। तो मेरे को लग रहा है कि ये पुल बैक और बाउंस बैक में इसमें लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक 185 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही ऊपर का मूव दिखाएगा, नहीं तो वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ओके, स्पार्क, इस पर भी मूव आ रही है। कैश काउंटर्स पे आपको थोड़ा एक्शन इस समय दिख रहा है बाजार के, वो एक्टिव हो रहे हैं। एक काउंटर जो भारी गिरावट दिखा रहा है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन। 31 तारीख ये डीमर्जर की एक्स डेट है, जब शिपिंग कॉर्पोरेशन और इनके लैंड एसेट्स का डीमर्जर हो जाएगा तो एसेंशियली जो सेपरेशन हो रहा है इन दोनों कंपनीज का और फिर विनिवेश की तरफ शिपिंग कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, उसके लिए बड़ा डेवलपमेंट है। और उससे पहले आज आप बड़ी गिरावट देख भी रहे हैं इस काउंटर में। बंसल जी एक बार शिपिंग कॉर्प के चार्ट देखें सर, 117 के भी नीचे आ रहा है। जी दीपांशु, टेक्निकली चार्ट्स एकदम डिस्टॉर्ट हो रहे हैं और नीचे में एक बड़ा सपोर्ट 114 रुपीज के आसपास आता है। तो जिनके पास है दीपांशु, जिन्होंने ले रखा है, अभी इन रेटों पे नहीं बेचना चाहिए। लगता नहीं है कि 114 के लेवल्स टूटेंगे, तो होल्ड करें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ओके, ये है आपके लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन। आइए 3-20 हो चुके हैं, लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल स्ट्रैटेजी। आई थिंक आज तो डाउ फ्यूचर्स निफ्टी को फॉलो कर रहा है सर। शो की शुरुआत में 75 अंक ऊपर था, अब आपको एकदम फ्लैट हो गया है, सारी गेंस इसने गिव अप कर दिए। नैस्डैक फ्यूचर्स पर थोड़ी गिरावट स्टार्टिंग पे दिख रही थी, अभी भी वैसी ही। यूरोप के बाजार भी डेज हाई से थोड़ा नीचे ही आए हैं। कच्चा तेल आज 78.50 तक गया, थोड़ा स्ट्रेंथ वहां पर है। रुपया आपको 17 पैसे मजबूत है, 22 पैसे मजबूत खुला था, 17 पैसे की मजबूती के साथ बंद होने को तैयार है। बताएं सर क्या करना है? नया कुछ भी नहीं, जो है वही पोजीशन बनाए रखें। लॉन्ग पोजीशन है 16,800 का पुट ऑप्शन खरीद कर चलें। बैंक निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशन है तो या तो 39,300 या फिर 39,000, जो आपको ठीक लगे वो एक पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन है तो ज़्यादा कोई चिंता की बात है नहीं, हेज करने की जरूरत है नहीं। ज़्यादा ज़्यादा चाहें तो 17,100 का कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ले, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कल की एक्सपायरी और इधर 39,800 का कॉल ऑप्शन है अगर लेना चाहें। फ्रेश पोजीशन बनाने की राय ओवरनाइट है नहीं, बाकी जो है उसे मेंटेन रखें। ठीक है सर, ये है आपकी राय। इस समय पोजीशन है, मेंटेन करें, हेड जरूर कर लें, अदरवाइज कोई फ्रेश पोजीशन बनाने की राय है नहीं। आइए जय से लेते हैं उनकी एक जैकपॉट कॉल। बताया जय। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ही आज एक अच्छा रिवर्सल देखने मिल रहा है। कुछ अगर आप देखें तो ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, इंडसइंड बैंक है, इन सारे अच्छे गेंस के साथ आज बंद हो रहे हैं। और उसमें से ICICI बैंक फ्यूचर्स मेरी खरीदने की सलाह है। नेक्स्ट सीरीज का दीप खरीदेंगे, अप्रैल सीरीज का फ्यूचर्स 861 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अभी ICICI बैंक का फ्यूचर्स, इसको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो दीप रखना होगा वो 848 का रखना होगा। सो 861 पर आप खरीदें ICICI बैंक का फ्यूचर्स अप्रैल सीरीज का। 848 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट डिप इसका जो निकल कर आ रहा है वो प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास है 873, दैट वुड बी द फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट बन रहा है इसका 882 का। सो 873, 882 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे ICICI बैंक का फ्यूचर्स। ओके, ICICI बैंक फ्यूचर्स खरीदारी की राय आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। ये बैंक्स पर खरीदारी का माहौल बनता दिख रहा है। 3500 डे हाई पर बंद होने की तैयारी होती दिख रही है बैंक निफ्टी की। और आइए इस बीच बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर।
अनिल जी, मुझे आईटी में थोड़ा अभी भी डाउनसाइड दिखता है। बैंक्स में शायद थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन आईटी अभी भी थोड़ा सेलिंग बाकी है। एफएसएल को बेचना है, 107.50 का करंट भाव है, 110 का एक मल्टीपल पिछले 7-10 सेशंस का बॉटम इसने तोड़ा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 110 का। 110 का स्टॉप लॉस, 100 का टारगेट मुझे लगता है कल के दिन में ये आना चाहिए। ओके, बिरला सॉफ्ट की अभी सेल कॉल आई थी, अब फर्स्ट सोर्स पर सेल कॉल आ रही है वागले साहब की तरफ से। सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनका कॉल। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेल कॉल रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1305 रुपया, 1305। स्टॉक का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल के अंदर सेलिंग प्रेशर है, स्टॉक कंटिन्यूसली दबाव दिखा रहा है, हर लेवल पे इसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और आज भी स्टॉक ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है। तो एस्ट्रल के अंदर यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करें। ऊपर के अंदर जो स्टॉक का रेजिस्टेंस है 1325 1330 के पास है, तो 1330 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1280 का इसका पहला टारगेट मार्क। 1280 का लेवल टूटा तो 1270 रुपए तक के लेवल एस्ट्रल में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 1330 के स्टॉप लॉस, 1280 1270 के टारगेट्स के। ओके, तो एस्ट्रल पर भी आपके लिए सेल कॉल आ रही है। थोड़ी मोमेंटम बाजार का शिफ्ट हो रहा है। प्राइवेट बैंक जो हम बात भी कर रहे थे कि होल्ड आउट कर रहे हैं, वो क्लियरली अब बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ मिनटों में आपने अच्छी खरीदारी बैंकिंग नेम्स में आती हुई देखी, स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग नेम्स में आती हुई देखी। इंडसइंड तो डेज हाई पर है ही, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक यहाँ से अच्छा योगदान है। नीचे से थोड़ा एक्सिस भी आपको सुधरते हुए दिखा है। थोड़ा मोमेंटम बाजार का बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है और मिड कैप बैंक्स में तो अच्छा एक्शन ही है ही। इंडियन बैंक का इस पर रखिए नजर, कैश मार्केट का ये कंपोनेंट है, इस पर भी एक स्पाइक आया था। बैंक ऑफ इंडिया भी एक्टिव हो रहा है, 5% ऊपर आपको बैंक ऑफ इंडिया इस समय दिख रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। सीएसबी बैंक की तो अभी हमने बात करी ही थी। तो थोड़ा कैश मार्केट वाले जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो भी थोड़े एक्टिव हो रहे हैं। एक इंडियन बैंक के चार्ट पर भी राय ले ली जाए, एक्टिव हो रहा है। हिमांशु जी जरा देखें सर, इंडियन बैंक पॉजिटिव चार्ट है और मैं कहूंगा कि एक अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिली है। बाजार ने अपने सपोर्ट्स, बाजार की वीकनेस के बावजूद स्टॉक ने अपनी सपोर्ट्स को होल्ड किया है। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर बने रहें, पोजिशनली आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के नजरिए से 265 रुपए का एक थोड़ा पोजिशनल स्टॉप लॉस बनता है, जिसके नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है कि 292, 295, 300 रुपए तक की अपसाइड आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। चोपड़ा साहब, कोई बैंकिंग स्टॉक जो आपके रेडार पर हो सर? सरकारी बैंकों में 2-3 बैंक अच्छे लगते हैं। एक तो यूनियन बैंक मेरे नज़र में है, तो यूनियन बैंक मुझे लगता है कि अच्छी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, तो उसमें बाइंग करी जा सकती है। यूनियन बैंक, इस पर रखनी है नज़र। काउंटर थोड़ा एक्टिव हो भी रहा है बात करते करते, हालांकि चुनिंदा मिड कैप बैंक्स में डेफिनेटली इस समय एक अच्छा एक्शन आया है। देखते हैं किस तरफ ये मूव करते हैं। पीएनबी हाउसिंग, इस पर भी थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, इस हफ्ते एक्शन में भी रहा। आज राइट्स इशू को लेकर बोर्ड बैठक भी है, फाइनल फैसला आने वाला है और उससे पहले एक बढ़िया स्पाइक पीएनबी हाउसिंग के चार्ट में भी आपको दिख रहा है। देखते हैं कितना सस्टेनेबल है या नहीं। कुणाल जी, एक बार पीएनबी हाउसिंग का चार्ट देख लें सर, 490 के लेवल पर डेज हाई पर आ रही है। दीपांशु, चार्ट पर देखें तो स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हमने देखा। 620 से करेक्ट होकर के 450 तक स्टॉक आया और अब इन स्तरों के आसपास इसमें एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज भी काफी करीब है मौजूदा भाव के। तो मुझे लगता है कि बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर कुछ समय स्टॉक बिताए और लगभग 475 से 525 के बीच में कंसोलिडेट करने के बाद वापस से अपमूव यहाँ पर रिज्यूम होने की संभावना है। तो मेरी राय में अगर थोड़ा सा मध्यम अवधि का इरादा हो तो बिल्कुल इन स्तरों पर भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। 525 के ऊपर इस स्टॉक में नया मोमेंटम देखने को मिले। तो ये है आपके लिए पीएनबी हाउसिंग, इस पर भी आपको मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। चलिए, यहाँ पर मूव आ रही है आज के लिए। क्लोजिंग की तरफ फिर बढ़ते हैं और एक्शन पैक डे रहा है। एटलीस्ट एंड में आपने थोड़ी रिकवरी बाजार की स्क्रीन पर आते हुए देखी है। हालांकि थ्रू द डे बहुत सुस्ती छाई हुई थी। जो इनिशियली गिरावट आई थी उससे मूड बिगड़ा था, बट एंड ऑफ ट्रेड 200 पॉइंट की रिकवरी आपको बैंक निफ्टी में आज आती हुई दिखी है। तो जबरदस्त रिकवरी बैंक्स की तरफ से आई है और प्राइवेट बैंक्स ने आज एक लीडरशिप भी दिखाई है। स्टार आज का डेफिनेटली इंडसइंड बैंक था, जो बोफा की रिपोर्ट भी आई है। 1500 के टारगेट आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% की अपसाइड उन्हें इंडसइंड बैंक पर करंट लेवल से दिख रही है। यूपीएल सुबह एक डिप आया था, उसके बाद एक्टिव हुआ 1.5% ऊपर, सेकंड बिगेस्ट गेनर है। हिंडाल्को सुबह से एक्टिव
रहा है, गेंस होल्ड करके क्लोज कर रहा है। दिग्गजों की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां से योगदान रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी हल्की फुल्की गिरावट के साथ ही बंद हो रहा है। हालांकि डेज हाई से गिरा था, बट आज मूड बिगाड़ने का काम किया है पूरे के पूरे अदानी ग्रुप ने। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स निफ्टी के टॉप 2 लूजर्स हैं। एंटरप्राइजेस तो 7% टूटा है आज, और इनके जो कैश स्टॉक्स है वहां पर भी भारी गिरावट है। अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, अदानी विल्मर, ये सारे काउंटर्स आज कमजोर रहे हैं। एसीसी अंबुजा यहां पर भी आपने शार्प वीकनेस देखी है। टेक महिंद्रा 3% की कमजोरी इस पर। हीरो मोटोकॉर्प पर आपको प्रेशर दिखा है। भारती एयरटेल समेत बाकी टेलीकॉम स्टॉक्स भी वीक थे। अब वोडाफोन आइडिया ले लीजिए, इंडस टावर्स ले लीजिए, यहां पर भी आपको कमजोरी दिखी है। टाटा मोटर्स में गिरावट आई है। मारुति सुजुकी भी कमजोर था। हीरो मोटोकॉर्प में भी आपने करीब 2-2.25% की गिरावट देखी। और इंश्योरेंस स्टॉक्स एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, यहां पर कमजोरी थी। हालांकि आईसीआईसीआई प्रू इसने जरूर होल्ड आउट किया है। वायदा कारोबार की तरफ आए, अच्छा दिन रहा जहां तक टोरेंट पावर का सवाल है। टॉप गेनर था वायदा कारोबार का, ऑलमोस्ट 5% ऊपर। मन्नापुरम मुथूट सुबह से ही एक्टिव हो रहे थे। महानगर गैस और आईजीएल यहां पर भी पॉजिटिव मोमेंटम था। ग्लेनमार्क जिस पर अभी कॉल आया, इंडियन होटल्स जिसकी बात चल रही थी, इसके साथ ही एस्कॉर्ट्स एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें भी दिखा है। कमिंस, श्रीराम फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज, बालकृष्णा, बॉश, पेज इंडस्ट्रीज और एबट, यहां पर भी आपने बढ़िया पॉजिटिव रुझान बनते हुए देखा। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स आज भी एक्टिव थे, बट बायोकॉन खराब दिन इसके लिए, स्टॉक में ब्रेकडाउन आया। ग्रैन्यूल्स बड़ा ब्रेकडाउन इसमें आया है। बंधन बैंक की एक बार फिर से भारी पिटाई हुई है, 190 के भी नीचे गया। आईईएक्स लगातार कमजोरी इसमें दिख रही है, आज भी 4.5% कमजोर रहा। आईआरसीटीसी कल भी इसकी बात चल रही थी, आज कमजोर रहा। और डेल्टा कॉप ने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं। कॉनकॉर, सन टीवी, लॉरस लैब्स, सिटी यूनियन बैंक, पीरामल एंटरप्राइजेस, जीएमआर एयरपोर्ट्स, इंडिया सीमेंट्स और हैवेल्स ओपनिंग पर ही जो वीक था, और बागली साहब की सेल कॉल भी थी पिक ऑफ द डे में, यहाँ पर भी आपने कमजोरी देखी। बट चुनिंदा मिड कैप बैंक्स में बढ़िया एक्शन रहा। सीएसबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे काफी एक्टिव थे। इमामी जहां पर बायबैक की डेट्स आ गई हैं, ये भी अच्छा रहा। रूट मोबाइल जिस पर अभी बाय कॉल आया था आपके लिए। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें अच्छी खरीदारी थी। सिटी साहब की पसंद पूना वाला फिनकॉप 3% ऊपर। आईएफएल फाइनेंस काफी एक्टिव रहा। पीबी फिनटेक, यहाँ पर इंश्योरेंस स्टॉक्स एक्टिव थे। नाइका पर भी रखेगा नजर, थोड़े यहाँ पर भी खबरों के बाद आज अच्छा दिन रहा। नारायण हृदयालय ये अच्छा रहा। टानला प्लेटफॉर्म सुबह एक ब्रेकआउट आया था इस पर। हाइकल, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, सीसीएल प्रोडक्ट्स, एंड्योरेंस टेक और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर भी मूव है। पीएनसी इंफ्रा जो सबको पसंद भी आया, आज सुबह बात भी हो रही थी इसकी, और साथ ही ऑर्डर विन था, ये एक्टिव था। कल्याण ज्वेलर्स, वॉबो पिंकस ने यहाँ पर हिस्सेदारी बेची है, 10% का बढ़ रहा है। चलिए समाचार समाप्त हुए दीप की तरफ से। हाँ, डन फॉर द डे। दिन के निचले स्तरों की तरफ, निचले स्तरों पर नहीं, निचले स्तरों की तरफ बंद हुआ है निफ्टी, और दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ बंद हुआ है बैंक निफ्टी। 39,645 का हाई बनाया, 39,609 पर बंद हुआ है, और 16,913 का लो बनाया, 16,958 पर बंद हुआ है निफ्टी। तो दोनों ही अलग अलग दिशाओं में जाते हुए देखिए, दोनों के चार्ट एक साथ देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि देखिए किस तरह से दोनों की दिशा थोड़ी आज, स्पेशली सेकंड हाफ में निफ्टी ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा और बैंक निफ्टी नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा। आइए फाइनल क्लोजिंग आएगी थोड़ी देर में आपके सामने हम रखेंगे, तब तक आइए आज बाजार बंद होने के बाद का एक्शन बता। देखो ये देखिए किस तरह से सेकंड हाफ से मिड सेशन से बैंक निफ्टी धीमे धीमे ऊपर जाना शुरू हुआ। अरे शो की शुरुआत जब 2-2:15 बजे के आसपास, वहां से फिर इसने वहीं से बैंक निफ्टी ने अच्छी रफ्तार, फिर नहीं फिसला। नमक खाने में कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए, दोनों में मजा नहीं आता है ना, मगर बात सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो तब भी हमारी सेहत खराब हो सकती है। हालांकि ज़्यादा नमक खाने से नुकसान बहुत ज़्यादा है, इसका असर सीधा किडनी पर पड़ता है, और ये वाटर रिटेंशन यानी कि शरीर में पानी की मात्रा बढ़ा देता है, किडनी खराब होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और सबसे ज़्यादा इसका खतरा है कि कार्डियक अरेस्ट के खतरे बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक आ जाता है। आज शाम इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत, शाम 6 बजे जानेंगे कि जीवन में नमक का संतुलन कैसे बनाएं। 5:56 मिनट पर नमक रिस्क का क्या बात है। ओके, नमक समझ तो गए होंगे आप कहाँ से आया ये टाइटल। ओके, नो प्राइस फॉर गेस, पूछूंगा तभी सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे, हमें पता है। ऐसा आसान सवाल हो तो नहीं पूछना चाहिए। तो ये है शो, शाम 6 बजे जरूर देखिएगा। क्या अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की मदद से अदालतों में फैसले सुनाए जाएंगे? जी हाँ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आरोपी की दलीलें और चैट GPT का जवाब सुनने के बाद
कोर्ट ने फैसला सुनाया और आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आज इंडिया 360 डिग्री में इसी मुद्दे पर होगी बातचीत और जानने की कोशिश करेंगे कि अब अदालतों में AI वाली सुनवाई के मायने क्या है। तो जरूर देखिए, कोर्ट में AI हाजिर है। और शाम 7:56 पर हमारी होगी एक खास पेशकश। आइए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्ट में भी बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट है। अगर आप पढ़ो ना सर, बड़ा मैंने पढ़ा, अच्छा, दोपहर में पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू निकल कर आया उनका। फिर देखना पड़ेगा। मैं रात को 8 बजे देखूंगा। बिल्कुल, ये बेहद इंटरेस्टिंग खबर। ये अदालत में भी चैट GPT की सहायता ली जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ली जा रही है। ओके, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और साथ ही हिमांशु जी, चोपड़ा साहब, ये सारे हमारे दिल्ली के खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हैं वागले साहब, जय ठक्कर साहब, सिद्धार्थ सेदानी जी और साथ ही मेहुल कोठारी साहब, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और धन्यवाद सुमित बगड़िया जी का भी, आज हमारा साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल है बुधवार का दिन, लेकिन मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है नहीं, वो आज हो चुका है। कल वीकली नहीं, मंथली एक्सपायरी वाला दिन है, तो बड़े एक्शन वाला दिन होगा। और इस बड़े एक्शन वाले दिन कल आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।